तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया मानवा जिसका नाम है रिटर्न टू प्लेयर। इसकी रेटिंग 8+ थी, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन करना चुना। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, तभी मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। तो फिर चलिए अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है आपने अपने गेम को सक्सेसफुली एंड कर लिया है। तभी हम देखते हैं अपने एमसी को जो बोलता है आखिरकार ये गेम खत्म हो चुका। हमें वो बताता है 10 साल पहले ये पूरी दुनिया एक गेम का मंच बन गई और हमें एक गेम का प्लेयर होने के तौर पे हमें सरवाइव करना था और इन मॉन्स्टर्स से लड़ना था। और जो तरह तरह के क्वेस्ट को असाइन किया करते थे हम उन्हें गेम मास्टर बोलते थे। और एक बात ऑब्वियस थी, हम वे नहीं थे जो इस खेल का आनंद ले रहे थे, बल्कि वे थे जो कि आसमानों से भी दूर रहा करते थे, जिन्हें गॉड्स बोला जाता है। कुछ गॉड्स केवल देख के ही मजे लिया करते थे, लेकिन कुछ तो अपने अवतार के थ्रू पार्टिसिपेट भी किया करते थे और वो प्लेयर्स को चुना करते थे अपनी आज्ञा मनवाने के लिए। और इसके रिजल्ट के तौर पे ह्यूमैनिटी अपने अंत पे आ गई। ये गेम सच में एक बहुत ही बड़ा जोक है। हमने इतना सारा मेहनत किया, लेकिन इस गेम का अंत मतलब इस इंसानियत का अंत सच में बहुत ही खराब है। मैं चाहता था कि अंत में मैं किसी भी तरीके से उन डॉचबैगों को किसी भी तरीके से खत्म कर सकूं। वो शायद किसी क्रीचर या किसी चीज की बात कर रहा होगा। इस कंडीशन में मेरे लिए जीवित रहने का केवल एक ही रास्ता है। वो वहाँ एक ऊपर वर्म होल बनाया गया है जिसके माध्यम से मैं इस दुनिया से बचकर निकल सकता हूँ। हमें एक छोटे से वर्म होल को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, लेकिन केवल एक ही प्रॉब्लम है जो कि है एक रूल जो कि एक सिलेक्टेड अवतार के अगेंस्ट बनाया गया है, जिससे कि वो वर्म होल में एंटर नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो फिर क्या मेरा गॉड मेरे जैसे अंत को देखकर हंस रहा होगा या फिर मुझे दया की दृष्टि से देख रहा होगा? नहीं, उसके जैसा गॉड मेरे इस रिजल्ट के लिए मुझे ब्लेम करेगा। तभी हमें दिखाता है उसे सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा होता है कि अचीवमेंट अनलॉक हो चुका है, एक बैड एंडिंग और एक लोनली वर्ल्ड। तभी एमसी बोलता है क्या तुमने बोला बैड एंडिंग? और वो अपने मन में बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर इसे बैड एंडिंग नहीं बोला जाएगा तो मुझे नहीं पता कि आखिर किसे हम बैड एंडिंग बोलेंगे। एक लोनली वर्ल्ड, ये नाम सच में बहुत ही ज्यादा फिट बैठ रहा है और इससे अच्छा मेरे लिए कोई भी बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, जो कि ह्यूमैनिटी का लास्ट सर्वाइवर है। तभी उसे सिस्टम विंडो में शो होता है, कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है आपको आपके सभी क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो भी अकेले। अब सर्वर जल्दी शट डाउन हो जाएगा, आपका खेलने के लिए शुक्रिया। एमसी हमारा बोलता है तो फिर क्या ये ऐसे ही खत्म होने वाला है? वो अपना स्वॉर्ड उठाकर उस सिस्टम विंडो के आर पार करता है। एमसी बोलता है कि और खेलने के लिए शुक्रिया, इसका मतलब ये कि हम मेरा अब उन्हें कोई भी यूज नहीं है, मैं अब किसी भी काम का नहीं हूं उनके लिए। वो बोलता है यदि मैं इस दुनिया में, इस बर्बाद हुई दुनिया में अकेला फंसा रह जाऊंगा, इससे बढ़िया तो ये है कि मैं। तभी हम देखते हैं कि वो अपना स्वॉर्ड उठाता है और ठीक अपने सर के ऊपर रख लेता है। और जैसे ही वो स्वॉर्ड को अपने सर में स्टैब करने जाता है तभी उसे मैसेज शो होता है। तभी वो अपने सामने सिस्टम विंडो देखकर चौंक जाता है और बोलता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। सिस्टम विंडो में लिखा होता है कि आप अपने एक प्लेयर के रूप में अपने एंड तक पहुंच चुके हैं। डीएलसी स्टोर अब आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। जिसे सुनकर एमसी बोलता है कि क्या आखिर डीएलसी स्टोर क्या है? हमें बताया जाता है डीएलसी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म डाउनलोडेबल कंटेंट होता है। इसकी सहायता से आप एक्स्ट्रा डिजिटल कंटेंट को प्लेयर के रूप में इंस्टॉल कर सकते हैं जिसने अपने गेम को कंप्लीट कर लिया हो। इसमें हमें ये बताया जाता है कि अगर एक प्लेयर ने अपने गेम को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया हो तो वो दूसरे डिजिटल कंटेंट को इंस्टॉल करके फिर उसे खेल सकता है। हमारा एमसी बोलता है ये तो यूजुअली कंसोल गेम में पाया जाता है, आखिर ये सामने मेरे अचानक कैसे आ गया? तभी उसे सिस्टम विंडो में बताया जाता है कि आप अपने डीएलसी प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं अपने अर्न किए हुए पॉइंट्स को एक्सचेंज करके। एमसी बोलता है तो फिर मेरे पास खरीदने का ही चॉइस बच चुका है। तभी उसे दूसरा सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा होता है कि आपके लिए एक कम्प्लीटली न्यू प्ले थ्रू अवेलेबल किया गया है। जिसे देखकर एमसी भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या एक सेकंड प्ले थ्रू पैकेज? क्या इसके बारे में गॉड्स को पता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्हें पता होता तो वो मुझे ऐसे ही आजाद नहीं छोड़ देते। लेकिन आखिर ये फंक्शन अभी क्यों अपीयर हुआ? तो क्या ये कोई फिर चांस है या गिफ्ट जो कि खेल पूरा होने के बाद ही एक्टिवेट होता है? और वो मुस्कुराते हुए बोलता है नहीं, इसमें कोई भी स्ट्रेंज बात नहीं है, आफ्टर ऑल ये एक गेम है। और वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है अगर ये केवल मेरा इमेजिनेशन नहीं है तो मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि मैं सभी कुछ बदल डालूंगा इस गेम में। इस पैकेज को खरीदने के लिए मुझे 1 मिलियन पॉइंट्स की जरूरत है और मैंने जो शुरुआत से अपने पॉइंट्स को कलेक्ट किया है वो कुल मिलाकर 1.7 मिलियन है। हम देखते हैं कि वो परचेज के ऑप्शन को चूज कर लेता है। ये सच में बहुत ही अच्छी बात है, इसे मैंने अपने गेम के आखिरी पार्ट के लिए बचा रखा था। तभी सिस्टम विंडो में लिख के आता है सेकंड पैकेज खरीदने के लिए आपका शुक्रिया, इसमें आपके लिए स्पेशल बोनस भी जोड़ दिया गया है और आपके सेकंड प्ले थ्रू में डीएलसी के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगे जिसे आप परचेज कर सकेंगे। हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपनी आंखें बंद कर लेता है और
बोलता है प्लीज अगर ये झूठ है तो इसे झूठ ही रहने देना। अगर मैं सचमुच फिर से सब कुछ शुरू कर पाता हूँ तो मैं एकदम से सब कुछ बदलने में सक्षम हो जाऊंगा, जिससे कि मैं इस भयानक अंत को बदलने में कामयाब हो जाऊंगा। हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पास चारों तरफ से एनर्जी क्रिएट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसका आंख बंद हो जाता है, सिस्टम में लिख के आता है अपने सेकंड पैकेज में नए एंडिंग का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अंधेरा हो जाता है। तभी हमारे एमसी का आंख खुलता है, जहाँ वो देखता है आसमान की तरफ और वो किसी चेयर पे बैठा होता है, अपने आसपास देखने लगता है। हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बोलता है कि तो फाइनली मैं वापस आ गया। एमसी बोलता है मुझे लगता है कि स्टेटस विंडो अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। वो बोलता है सच में बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो गया इतना शांति महसूस किए हुए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसके पास एक लड़की आ जाती है और बोलती है उससे कि हे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसे देखकर एमसी भी हैरान हो जाता है और बोलता है जीशु हाँ, ये वो गर्ल थी जिसकी मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज था जब मैं अपने कॉलेज में था। हमारे एमसी का ऐसा एक्सप्रेशन देख के वो लड़की उससे बोलती है क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। वो बोलता है कि ये मेरे से 1 साल छोटी है और दूसरों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। जब मैं अकेला होता हूँ तो वो अक्सर मुझसे बात करने के लिए आती है। हमारे बीच बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें कभी भी एक दूसरे से खुलकर बात करने का मौका नहीं मिला। एमसी उसे जवाब देता है नहीं कुछ तो नहीं लगा, चिंता मत करो। वो लड़की उससे भी बोलती है तो फिर तुमने पूरी रात वीडियो गेम खेला है और थक चुके हो है ना, तुम ऐसे ही गेम खेलते रहो और तुम्हारा जीपीए इस सेमेस्टर भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। वो बोलता है अरे ठीक है ना। वो बोलती है कि आखिर तुम्हारे ठीक से क्या मतलब है। एमसी अपने मन में बोलता है वैसे भी ये सेमेस्टर इस साल स्टार्ट भी नहीं होने वाला, और उससे पूछता है कि आखिर आज डेट क्या है। वो लड़की उससे बोलती है आज 17 अगस्त है, जिसे सुनकर एमसी बोलता है तो फिर सच में आज 17 अगस्त है, इसका मतलब है कि वो झूठ नहीं था। और मैं बता दूं इसका सर गायब नहीं हुआ है, इसने बस सिर को झुका रखा है और ब्लैक हुडी पहन रखी है। वो बोलता है जैसा कि हमें बताया गया था मैं पहले दिन में वापस आ चुका हूँ। तभी वो लड़की उससे बोलती है शियान तुम अभी बहुत ज्यादा लेजी लग रहे हो, क्या तुम पूरी तरह से जगे नहीं हो। तो भाई हमें यहाँ पे हमारे एमसी का नाम बताया जाता है जो कि शियन होता है, तो हम इसे शियन ही बोलेंगे। वो लड़की उससे बोलती है तो फिर तुम फिर से लगातार वीडियो गेम्स खेलते रह गए। सीएन बोलता है कि हाँ शायद मैंने नॉन स्टॉप वीडियो गेम खेला था, वो भी लाइफ और डेथ का, और मैं उसे फिनिश करके ही यहाँ आ रहा हूँ। और चेयर पे लेटते हुए बोलता है कि सच में मैं वापस आ गया। वो लड़की उससे बोलती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि हमारे क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। सीएन बोलता है कि हाँ मालूम है, तुम्हारा बताने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। सीएन अपने मन में बोलता है कि मैं जीसू का बहुत ही आभारी था, और ये केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। तभी जीसू कुछ देखती है और बोलती है अरे यार क्या तुम कहीं और चलना पसंद करोगे। तभी सीएन उससे बोलता है कि आखिर तुम ये अचानक से क्यों बोल रही हो, और वो सामने की तरफ देखता है और बोलता है कि अच्छा अच्छा तो तुम इसके लिए बोल रहे थे। हम देखते हैं कि सामने से एक बंदा आ रहा होता है जिसका नाम जोंगयोन ली होता है। सियन बोलता है कि ये तो वो है जो कि जीशु पे दौरे डाला करता था और मुझ पे गेम एडिक्ट का लेबल लगा दिया था। हाँ ये मुझे याद है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है क्या कि इसके साथ फर्स्ट प्ले थ्रू में क्या हुआ था। लेकिन फैक्ट ये है कि मुझे ये बंदा इसलिए याद नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज कोई पार नहीं कर पाया था। तभी सियन जीशु से बोलता नहीं अगर ये मेरी वजह से है तो हमें यहाँ से हिलने की कोई जरूरत नहीं है। जीशु उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है। जीशु उससे बोलती है कि एक दिन पहले तो तुम उसे देखकर उसके सामने खड़े भी नहीं रह सकते थे। सियन बोलता है क्या मैं ऐसा था, चलो मुझे अब उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। और वो अपने माइंड में बोलता है कि वैसे भी 10 साल पहले ही गुजर चुके हैं। तभी जीसू सियन से बोलती है वैसे भी मुझे अभी भी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है क्योंकि वो मुझे एक क्रीप की जैसे लगातार घूरे जा रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग होगा अगर वो मुझसे बात करने की कोशिश करता है तो फिर चलो हम कहीं और चलते हैं। तभी जीसू सियन से बोलती है किसी डायरेक्शन में देखते हुए हे सियन आखिर वो वहाँ पर क्या चल रहा है। जीसू की इस बात सुनकर सियन थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि हाँ ये वही समय है जब सब कुछ स्टार्ट हुआ था। इसकी यही बात बोलते ही ऐसे ही 10 साल पहले हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। तब जीशु ने किसी तरह इशारा किया और बोला आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई मूवी का शूटिंग कर रहा है। सीएन बोलता है कि हाँ ये ठीक वैसे ही है जैसा 10 साल पहले हुआ था। हम देखते हैं ग्राउंड में से किसी का हाथ निकल रहा होता है और ये सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स होते हैं। वो सभी बाहर निकलकर बहुत ही तेजी से चिल्लाना चालू कर देते हैं। आसपास के सिविलियन उन्हें देखने लगता है और बोलते हैं क्या आखिर ये सब क्या है, क्या इन सब ने कोई कॉस्ट्यूम पहना या फिर कुछ और, आखिर एक इंसान ऐसे कॉस्ट्यूम में फिट कैसे हो सकता है, क्या ये कोई चाइल्ड एक्टर है। तभी दूसरा बोलता है वाह क्या वो सभी फिल्म को शूट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ऐसे ही बाकी सारे सिविलियंस अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं और इधर सभी गॉब्लिन्स उन्हें देखकर बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तभी जीशु सियन से बोलती है सियन चलो हम भी वहां पर जाके देखते हैं। तभी सियन जीशु से बोलता है रुको और थोड़ा इंतजार करो। जीशु बोलती है आखिर क्या। सियन अपने मन में बोलता है मैंने ऐसे जीशु को फॉलो किया था 10 साल पहले और उन मॉन्स्टर को देखने चला गया था। तभी वो उससे बोलता है गंभीर आवाज में कि तुम यहीं पे बस रुकी रहो, बस थोड़ी देर के लिए और। तभी हम देखते हैं वो सभी गॉब्लिन
के पास सभी सिविलियंस जाकर गैदर होना चालू हो जाते हैं। जीसू उससे बोलती है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब? तभी उतने में हम देखते हैं कोई बंदा आवाज लगाता है और बोलता है चिल्लाते हुए कि किसी को स्टेप कर दिया गया है। हम देखते हैं उन सभी गॉब्लिन मॉन्स्टर को जो कि सभी सिविलियंस को मारे जा रहे होते हैं और उन सभी गैदर हुए लोगों को मारकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। जीसू सियन से बोलती है कि आखिर वो सब क्या है, क्या वो सभी रियल मॉन्स्टर्स हैं? दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी गॉब्लिन जो कि बहुत ही बेरहमी से सिविलियंस को मारे जा रहे होते हैं। कोई तो कुचल दे रहा होता है, कोई उन्हें स्टैब कर दे रहा होता है और किसी किसी का तो सर ही उखाड़ दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सीएन जीसू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चलो हम यहाँ से निकलते हैं। तभी जीसू से बोलती है जरा उधर देखो सीएन। हम देखते हैं गॉब्लिन मनुष्य को जो कि ठीक उन्हीं के सामने जंप कर दिया होता है। सीएन अपने मन में सोच रहा था उस समय में बहुत ही ज्यादा कावर्ड और वीकलिंग था। तभी हम देखते हैं उस गॉब्लिन मनुष्य को जो कि अटैक करने के लिए रेडी होता है। तभी हम देखते हैं कि जीसू ठीक सीएन के सामने आकर खड़ी हो जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सीएन बोलता है और इसी तरह मैं जीसू के पीछे केवल फ्रीज होकर रह गया जबकि उसका वार्म ब्लड मेरे पूरे शरीर पे आकर लग रहा था। 10 साल पहले मैंने जीसू को पीछे छोड़ दिया था और अपना जान बचाने के लिए वहां से भाग गया था। वो बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा पैथेटिक था। तभी सीएन को सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा होता है कि आपका सेकंड प्ले थ्रू स्टार्ट होने वाला है। इसके लॉन्च होने से पहले ही आपकी सेटिंग सिंक्रोनाइज हो जाएगी। वो सिस्टम को स्लाइड करते हुए बोलता है लेकिन अब मैं वो प्लेयर हूँ जिसने दुनिया के अंत को देखा है। अब चीजें 10 साल पहले वाले से अलग होने वाली है। हम देखते हैं कि वो अपना फिश बनाते हुए अटैक करने के लिए उस गॉब्लिन के पास चला जाता है। तभी हम देखते हैं उस गॉब्लिन को जो कि वो भी घबरा चुका होता है लेकिन फिर भी वो अपने अटैक को उस पे लैंड कर देता है जिसे सीएन डॉज कर लेता है और एक जोर से पंच उसके फेस पे मार देता है और बोलता है कि मैं अब चीजों को वैसा नहीं होने दूंगा जैसा पहले था। हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन के डैगर कोई उसके गले में डाल देता है, मतलब स्टेप कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उसे सिस्टम विंडो शो होता है। तब उसमें लिखा होता है कि न्यू रिकॉर्ड, आप पहले हैं गॉब्लिन को किल करने वाले अपने इस स्टेज पे। डीएलसी के प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए अवेलेबल है और तुम्हारे फर्स्ट प्ले थ्रू का बचा हुआ बोनस ट्रांसफर किया जा रहा है। और दूसरे सिस्टम विंडो में लिख के आता है कि फोरम से आपका एक्सेस ग्रांट हो चुका है और ये सर्विस आपके सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होते ही मिल जाएगी। तभी उसे दूसरा मैसेज शो होता है जिसमें लिखा होता है कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सेकंड प्ले थ्रू अब से स्टार्ट होता है, सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। सीएन बोलता है कि अब वही सेम रूल इस वर्ल्ड पे भी अप्लाई होने वाला है जो कि एक गेम में बदल चुका है। हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन्स को मारकर स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। तभी उसे दूसरा नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि गॉब्लिन को मारने के लिए आपको 300 पॉइंट्स दिया जा रहा है और ये पॉइंट आपके प्रीवियस प्ले थ्रू के पॉइंट में जुड़ जाएगा। सीएन बोलता है चूंकि मेरे पास 700,000 पॉइंट्स है जो कि मुझे अपने फर्स्ट प्ले थ्रू से मिले हैं। तभी वो किसी और चीज को देखता है और बोलता है अनबिलीवेबल और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो बोलता है कि एक न्यूबी के कंपेयर में मेरे पास एक एक्सक्लूसिव एक्सेस है पी टू विन आइटम्स। हमें सिस्टम विंडो में उसका नाम दिखाया जाता है और उसका पॉइंट बैलेंस दिखाया जाता है जो कि 700,000 प्लस पॉइंट्स होते हैं। सिर्फ होता है हम तभी देखते हैं कोई आई बॉल जैसी दिख रही चीजें उसी ग्राउंड की तरफ आ रही होती है तो और वो उसमें से आवाज आती है ग्रीटिंग्स, आप सभी को गेम ऑफ गॉड्स में इनवाइट किया गया है और आज से आपको प्लेयर बनना है और सभी मेन क्वेस्ट को कंप्लीट करना है और जो उसे पूरा नहीं करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए प्लीज प्लेयर इन्फॉर्मेशन देखें। हम देखते हैं इधर सभी सिविलियन को जो कि उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंके हुए होते हैं और बोलते हैं क्या कि उसके कहने का क्या मतलब है। दूसरा बोलता है क्या ये गेम है? सीएन अपने मन में बोलता है हाँ, आफ्टर ऑल ये गेम उन गॉड्स के लिए तो बना है। अगर मैं अपने स्टेट्स और गियर को सडनली अपग्रेड करता हूँ तो मैं उनकी नजर में आ जाऊंगा। मुझे अब बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। उन सब ने हम पर नजर रखना चालू कर दिया है। हमें इन आईबॉल्स के बारे में बताया जाता है जिन्हें ऑब्जर्वर कहा जाता है और ये सभी गॉड्स की आंखें हैं। इनका अपीयरेंस इनके यूजर और इनके पर्पस पे डिपेंड करता है लेकिन जनरली एक जैसे ही दिखते हैं। यदि ये मुझ पे संदेह करने लगे तो ये मेरे क्वेस्ट लेवल के डिफिकल्टी को अफेक्ट करेगा। वो हमें इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है, वो सभी गेम को और भी ज्यादा कठिन बना देंगे। तभी हम देखते हैं सीएन के पीछे से एक गॉब्लिन मॉन्स्टर उस पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। हम देखते हैं सीएन को जो कि ठीक उसका गला पकड़ लेता है। वो बोलता है कि बेहतर होगा कि मैं ऐसे काम करने से बचूं जिससे कि मैं उनकी नजर में ना आऊं। तभी हम देखते हैं कि वो एक गॉब्लिन को उठाकर उससे लड़ने का नाटक करने लगता है जिससे कि ऑब्जर्वर को लगे कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। वो अपने मन में बोलता है कि क्या इतना काफी होगा उन्हें दिखाने के लिए कि मैं इस गॉब्लिन के अगेंस्ट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ और हमें तो दिख ही रहा होता है कि आखिर वो कितना स्ट्रगल कर रहा है। तभी जीसू सीएन को आवाज लगाती है सीएन। सीएन उसकी तरफ देख वो बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि वो सभी मॉन्स्टर रियलिटी में आ जाए और इसके अलावा ये सभी नोटिफिकेशन और मेरे दिमाग में ये सभी अजीब आवाजें, इसका मतलब ये है कि रियलिटी अब नहीं रही जिसे हम जाना करते हैं। सीएन बोलता है कि हाँ, यही बात हो सकती है, तुमने कभी भी ऐसे नोटिफिकेशन और मैसेज को रियल लाइफ में नहीं देखा होगा। जीसू बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा। तभी हम देखते
देखते हैं कि सीन थोड़ा सा फनी हो जाता है और बोलता है सीएन कि तुम बहुत ही ज्यादा शांत हो। जीसू उससे बोलती है कि हाँ, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती थी कि आखिर तुम इतने शांत क्यों हो और आखिर तुम ये इन मॉन्स्टर से छुटकारा कैसे पाओगे। तभी हम देखते हैं कि उन सभी को कॉलेज से निकलने का एक मेन क्वेस्ट आ जाता है, जिसमें उन सभी को 2 दिनों के अंदर ही उस कॉलेज कैंपस से निकलना है और इसका डिफिकल्टी लेवल ई होता है। और बताया जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में गॉब्लिन मॉन्स्टर अभी स्टार्ट करना चालू करेंगे, सॉरी अटैक करना चालू करेंगे। तुम्हें उन्हें डिफीट करना है या फिर अवॉइड करना है और सक्सेसफुली इस कैंपस से निकलना है, और रिवॉर्ड्स प्लेयर के अचीवमेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो फिर सभी पार्टिसिपेंट्स को इंकरेज किया जाता है। सीएन अपने मन में बोलता है ई लेवल का डिफिकल्टी और 2 दिनों का लिमिट, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पीस ऑफ केक वाली बात हो जाएगी। तब वो जीसू से बोलता है इन सभी बातों को हम सब बाद में के लिए बचा के रखते हैं, पहले हम इनसे निपट लेते हैं। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन मॉन्स्टर को जो कि लार्ज नंबर में अटैक करना चालू कर देते हैं। सीएन जीसू का हाथ पकड़ता है और वहां से भागने लगता है। हम देखते हैं पीछे की तरफ जो कि जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं और सडन अटैक देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं सभी गॉब्लिन सभी स्टूडेंट्स को मारना चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों कहीं भागते भागते आकर रुक जाते हैं। तभी जीसू उससे बोलती है कि आखिर बाकी सबके बारे में क्या। सीएन उससे बोलता है कि ये सब ठीक है। वो बोलती है कि क्या। सीएन उससे बोलता है कि यहाँ पर भी उतनी ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं है। एक गॉब्लिन एक पूरी तरह जवान इंसान जितना स्ट्रांग होता है। जब लोग अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे तब चीजें अपने आप ही शांत होने लगेंगी। और वो अपने मन में बोलता है जब तक कि वो हॉप गॉब्लिन वापस ना आ जाए। वो बोलता है कि मुझे याद है कि वो यहीं कहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो किसी सेफ जोन के पास आ चुके होते हैं। सीएन बोलता है कि मुझे मालूम ही था। जीसू बोलती है क्या सेफ जोन। तभी हमें उसे सिस्टम विंडो पे दिखाई देता है जहाँ पे लिखा होता है कि आप लोगों ने सेफ जोन पर एंटर कर लिया है। सीएन बोलता है कि मैं अपने फर्स्ट प्लेथ्रू में बहुत ही ज्यादा कमजोर था और रोते गाते हुए अपने प्योर लक के बदौलत यहाँ तक पहुंचा था। सीएन जीसू से बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। अगर ये गेम है तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सेफ एरिया जरूर होता है जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर्स एंटर नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं वो सभी गॉब्लिन्स को जो कि उनका पीछा करके वहां तक आ चुके होते हैं और सभी बैरियर्स पर अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी से भी वो बैरियर नहीं टूट रहा होता, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होकर वहां से निकलने लगते हैं। सीएन जीसू से बोलता है क्या तुमने देखा वो सभी वापस जा रहे हैं क्योंकि वो सभी अंदर नहीं आ सकते हैं। जीसू बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे अब जाके आराम मिला। हम देखते हैं कि वो थक कर वहीं पर बैठ जाती है। सीएन उससे बोलता है कि हाँ हमें यहाँ पर कुछ देर रुक कर आराम कर लेना चाहिए कहीं जाने से पहले। सीएन अपने मन में बोल रहा होता है अपने मूव करने से पहले मुझे जीसू को पहले अच्छे से सिक्योर करना होगा। उसे सिक्योर करने से मतलब शायद उसे प्रोटेक्टिव गियर देने की बात कर रहा होता है। वो बोलता है मेरे ऐसा करने से शायद वो गोब्लिन्स के सामने थोड़ी देर खड़ा होने के काबिल रहे। तभी हम देखते हैं एक लड़की और लड़की को जो कि उन सभी गोब्लिन मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर ये सभी चीजें हैं क्या। तभी हम देखते हैं कि उनके बीच में जीसू एंटर कर देती है जिसके पास प्रोटेक्टिव गियर वेपन्स और कुछ पोशंस होते हैं। तभी वो बंदा जीसू को देखता है और बोलता है क्या ये जीसू है। आखिर आखिर ये सब क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि वो गोब्लिन्स पे अटैक करके उन्हें मार चुकी होती है। तभी हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीएन ने बोला होता है पहले मुझे इसे सिक्योर करना होगा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जीसू को जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और बोलती है सीएन से आखिर तुमने इस जगह को ढूंढा कैसे। मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई यहाँ पे रेस्क्यू टीम जरूरी होगी, लेकिन यार मेरा फोन तो काम ही नहीं कर रहा। सीएन बोलता है कि यहाँ पे कुछ हक है जो कि हमें लगातार देखी जा रही हैं। गॉड सभी प्लेयर्स को मॉनिटर कर रहे हैं अपने ऑब्जर्वर्स के थ्रू, केवल एक ही रीजन की वजह से, वो है एंटरटेनमेंट। गॉड्स अपने फेवरेट अवतार को चूज करते हैं और उन्हें उनका क्वेस्ट कंप्लीट करते हुए देखते हैं और ऐसे ही वो गेम को एंजॉय करते हैं। और जीएम जिसे गेम मास्टर कहा जाता है वो सर्वर को मैनेज करता है और सभी को क्वेस्ट असाइन करता है। ये अर्काटस का प्राइवेट ऑब्जर्वर है जो कि कोरिया का जीएम है। हम देखते हैं कि वो ऑब्जर्वर आई बहुत ही तेजी से घूम रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा शाइन करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सीएन जमीन पर लेट जाता है। जीसू उससे बोलती है सीएन आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सीएन बोलता है कि आखिर ये यहाँ से जाता क्यों नहीं है। हम देखते हैं ऑब्जर्वर को जो कि उसे कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा होता है और वो वहाँ सीएन बोलता है कि वो केवल आधे घंटे तक रुका रहा, कितना इम्पेशेंट है। यही वजह है कि अर्काटस टॉप टीयर का जीएम नहीं बन पाया। उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंट नाम की चीज नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए ठीक है। वो बोलता है तो क्या फिर मुझे अपने डीएलसी स्टोर को चेक करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अपने सिस्टम को ओपन करता है जिससे बहुत ही तेज लाइट निकलने लगती है, जिसे देखकर सेन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है और वो अपने आसपास देखने लगता है और बोलता है कि अरे यार मैं तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। ऐसा लगता है कि इसे केवल मैं ही देख सकता हूँ। अगर जीसू को देखा जाए तो वो उस ब्राइट लाइट पर कोई भी रिएक्ट नहीं की। तभी वो सिस्टम विंडो की तरफ देखता है और बोलता है जिसमें लिखा होता है कि अर्थ को एक करीना की तरह चूज किया गया है जहाँ पर गेम्स को खेले जाएंगे। सीएन उसे देखता है और बोलता है क्या क्या ये वेब ब्राउजर है। वीडियो गेम फॉरम्स गोस्ट द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जनरल डिस्कशन गाइड, तो क्या ये रेगुलर इंटरनेट फोरम का कोई कॉपी है। और ये आखिर चैट रूम क्या है। तभी हम देखते हैं सिस्टम विंडो पे लिखा होता है वेलकम टू द चैट रूम। एनोनिमस यूजर 48 ने चैट रूम में एंटर कर दिया है।
सीएन बोलता है ऐसा लगता है कि इसे रेगुलर इंटरनेट चैट की तरह ऑपरेट किया जा सकता है। हम देखते हैं कि उस चैट रूम में एक बंदा उसे मैसेज कर रहा होता है कि आखिर ये एनोनिमस बंदा कौन है जो कि अभी अभी आया है, क्या तुम्हें नहीं किसी ने सिखाया कि तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे बंदे अलग अलग कंट्री से मैसेज करना चालू कर देते हैं और वो सीएन और जीसू के बारे में ही बात कर रहे थे कि आखिर वो कैसे सेफ जोन में चले गए और उन्हें कैसे पता चला कि वो सेफ जोन कहाँ पर है। सीएन थका कर बैठ जाता है और बोलता है ये बहुत ही ज्यादा लंबा है, ऐसा लगता है कि वो मेरे और जीसू के बारे में बात कर रहे हैं। ये चैट रूम वाली चीज उतनी ज्यादा खराब नहीं है, ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन का एक जरिया बन सकती है। मैं अगली बार कुछ ना कुछ जरूर पोस्ट करूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपने डीएलसी स्टोर को ऑपरेट करता है जहाँ की उसको बहुत सारे इक्विपमेंट्स और वेपन्स दिखाई देने लगते हैं। सीएन उन सभी गियर्स और वेपन्स को देखकर बहुत ही ज्यादा दंग हो चुका होता है और बोलता है इन सब की क्वालिटीज और लेवल बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है और कुछ कुछ को लॉक रखा गया है, जिसे मिशन को कंप्लीट करने से उसे ओपन किया जाएगा। वो एक आइटम की तरफ देख रहा होता है जिसपे बैंक का साइन लगा होता है, जिसपे लिखा होता है कि मेन क्वेस्ट इनकम्प्लीट। हम देखते हैं कि उस आइटम पे कुछ लिखा होता है जिसपे फर्स्ट प्ले थ्रू ट्रांसफर पैकेज जैसा कुछ लिखा होता है जो कि अच्छे से दिख नहीं रहा होता है। सीएन बोलता है इसे देखने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है लेकिन ये अभी भी लॉक्ड है। हालांकि मुझे कुछ कुछ आइडियाज हैं कि आखिर मुझे क्या क्या ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसे पूरा ट्रांसफर किया जाएगा किया था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पार्सल ट्रांसफर भी बहुत बड़े सौदे की बात होगी। मैंने फर्स्ट प्ले थ्रू में बहुत ही अच्छा किया था, चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पे कुछ और स्पेशल आइटम्स है या नहीं। तभी हम देखते हैं कि उसे मल्टीपल पैकेज वाला कुछ आइटम दिखता है जिसे वो उठा लेता है। हमें बताया जाता है कि ये आइटम उन बंदों के लिए जो कि अपने फर्स्ट प्ले थ्रू में अकेले ही गेम को कंप्लीट कर लिया था। अब आप अपने सेकंड प्ले थ्रू को अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सीएन बोलता है क्या कि इसके कहने का क्या मतलब है, क्या इससे हम कोई पार्टी बना सकते हैं। हमें पार्टी के रूल्स के बारे में बताया जाता है जिसमें लिखा होता है कि पार्टी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मेंबर्स एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। आप लगभग 5 पार्टी मेंबर्स को रिक्रूट कर सकते हैं और इससे तरह तरह की बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको स्किल प्रोफिशिएंसी का बोनस मिलेगा और आपके स्किल्स भी शेयर होंगे। और पार्टी लीडर किसी को भी इनवाइट कर सकता है और किसी को भी निकाल सकता है। और हमें इसके परचेज पॉइंट्स को बताया जाता है जो कि 20,000 होता है। सीएन उसे देख के हैरान हो जाता है और बोलता है क्या 20,000, क्या ये इतना ज्यादा महंगा है। लेकिन चलो ये अच्छी बात है, मैंने 700,000 पॉइंट्स को बचा दिया था, वरना मैं तो इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता था खरीदने का। अगर सभी आइटम्स के दाम इतने ही ज्यादा महंगे हुए तो मुझे अपने सभी पॉइंट्स को संभाल कर खर्च करने होंगे। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि चिल्लाते हुए सभी को आवाज लगाता है और बोलता है सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन अगर हम सभी साथ में रहते हैं तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। सीन बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि वो सभी सिचुएशन को समझने लगे हैं। हम देखते हैं उन सभी बंदों को जो कि चिल्ला रहे होते हैं कि हम सभी मिलकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, चलो साथ में मिलकर हम सभी मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं। हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पॉप अप हो जाते हैं और मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स को गाली देते हुए उन सभी को मारने लगते हैं। लेकिन उन सब की बैंड बज रही होती है। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो कि चिल्लाते हुए बोल रही होती है कोई मेरी मदद करो। गॉब्लिन उस लड़की की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक बंदे को देखते हैं जो कि आकर ठीक उसके सर पर बहुत जोर से एक डंडे से मार देता है। वो सही बोलते हैं कि सभी लोग एक साथ रहो। हम देखते हैं अब अपने इधर एमसी को जो कि अभी भी शांत बैठा होता है और सब कुछ देखे जा रहा होता है। तभी जीसू सीएन से बोलते हैं सीएन क्या हम हमेशा के लिए यहीं पे रुकने वाले हैं। तभी सीएन उससे बोलता है अरे यार तुमने तो अचानक से बोल के मुझे डरा ही दिया। नहीं हम अब यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, हम भी वहाँ पे जाएंगे। अब हम देखते हैं जीसू को जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा स्माइल दे रही होती है और बोलती है कि तो फिर चलो चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है। सीएन बोलता है क्या भूखी हो इसी समय पर, अच्छा हाँ हाँ चलते हैं चलो। वो बोलता है चलो उसके क्वेश्चन तो खत्म हुए, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि वो इस सिचुएशन के आदी होने लगी है, क्योंकि अगर मैं उसे बता देता जो मैं जानता हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो जाता। तभी वो जीसू से बोलता है अरे हाँ मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, उससे पहले ये ले लो। हम देखते हैं कि वो एक डैगर को उसको देता है। जीसू उससे बोलते क्या ये वो डैगर नहीं है जो कि तुमने उस गॉब्लिन से लिया था, और ये अगर तुम मेरे को दे रहे हो तो तुम्हारे बारे में क्या। सीएन बोलता है कि मैं दूसरा ले लूंगा, तुम्हें इसका बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तभी जीसू सीएन से बोलती है सीएन क्या ये तुम ही हो, मुझे मालूम था कि तुम थोड़े डिफरेंट हो, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए, मैं इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। सीएन उससे बोलता है ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा जंग लग चुका है, लेकिन ये तुम्हारे सेल्फ डिफेंस के लिए काफी है। जीसू बोलती है अच्छा ठीक है। तभी सीएन उससे बोलता है कि हाँ ये भी ले लो। हम देखते हैं वो कुछ सर्कल टाइप का कुछ उसे देता है, इसका नाम वीआईपी ब्रूच होता है, जिससे कि वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएगी और उसके पॉइंट्स 20% से इंक्रीज हो जाएंगे। जिससे वो बोलती है अरे हाँ मुझे मालूम है ये किसी तरीके से किसी गेम का आइटम है ना, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। सीएन उससे बोलता है वेल जब मैंने डिफीट किया था गॉब्लिन को तब मुझे उसके ड्रॉप आइटम से मिला, आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये एक आइटम है। जीसू उससे बोलती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में मुझे कुछ नॉर्मल एक्सेसरी तो दोगे नहीं, और तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है कि तुम एक रेगुलर ब्रूच को ऑन करो और तुम तो वीडियो गेम के आइटम के बारे में कहीं भूलते नहीं। सीएन बोलता है कि ऐसी
ऐसी छोटी सी चीज को खरीदने के लिए 10,000 पॉइंट्स लगते हैं और मैंने भी एक लिया है, तो ये कुल मिलाकर 20,000 की बर्बादी हो गई। ये डीएलसी स्टोर रेगुलर स्टोर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इसके आइटम्स बहुत ही ज्यादा प्राइसी हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी होते हैं। और ऐसे ही कुछ बेफालतू की बातें बकने लगता है जो कि बहुत ही लंबी होती है। हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि वो सेफ जोन से बाहर निकल चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं सीएन को, जो कि आसपास का जायजा ले रहा होता है और जीसू से बोलता है कि तुम पहले अपने डिफेंस पे ध्यान देना और चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किसी रूम का सीन जहाँ बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है, वो ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, वहां पर सब कुछ मिस हो चुका है। मेरे एरिया के प्लेयर्स भगवान को प्रे करते हुए मर गए, जिसकी वजह से पूरा मजा किरकिरा हो चुका है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, मेरे एरिया के तो लोग लगातार धुआं उड़ाए जा रहे हैं। और अक्राटस, तुम्हारे एरिया के बारे में क्या? अक्राटस बोलता है, हाँ मेरे एरिया में एक बंदा है जो कि मेरे इंटरेस्ट को अपनी तरफ खींच लिया है, एक सेलेस्टियल स्लेयर। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जीसू और सीन के, जो कि झाड़ियों के पीछे छिपकर मॉन्स्टर्स को लड़ते हुए देख रहे होते हैं। तभी सीएन उससे बोलता है कि जीसू, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। जीसू उससे बोलती है कि आखिर कैसा प्लान? वो बोलता है कि इतने बड़े लार्ज नंबर में जो गॉब्लिन्स है, इनका कोई ना कोई लीडर जरूर होना चाहिए। जीसू बोलती है, क्या गॉब्लिन लीडर? आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? सीएन बोलता है, ये तो यूजुअली नॉर्मल वीडियो गेम्स में होता है और ये हर किसी वीडियो गेम एडिक्ट को मालूम है। जीसू बोलती है, अच्छा तो ऐसा है क्या? चलो तुमने माना तो कि तुम एक वीडियो गेम एडिक्ट हो। सीएन बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी सुन सकता हूँ, चलो छोड़ो। लेकिन तुमने तो वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज तो देखी ही होंगी कि हर एक जानवरों के झुंड का एक लीडर जरूर होता है। जीसू बोलती है, हाँ ये तो कॉमन सी बात है, एक एनिमल के झुंड का कोई एक मेन लीडर होना। सीएन बोलता है कि हाँ, वही लीडर इस क्वेस्ट का मेन बॉस हो सकता है, और अगर बॉस डिफीट नहीं होता है, हम अपने फर्स्ट क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। जीसू उससे बोलती है, तो क्या तुम खुद से बॉस को डिफीट करना चाहते हो? सीएन उससे बोलता है, हाँ, और उसी लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जीसू वो सभी गॉब्लिन मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है। वो बोलती है, सबसे पहले परफ्यूम ऑफ टेम्पटेशन, जिससे कि मैं बहुत सारे वीक मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ गैदर कर सकती हूँ इसे लेते ही। और दूसरी बात, जब ये सभी मॉन्स्टर एक जगह पूरी तरह गैदर हो जाएंगे, तब मैं ये दूसरा परफ्यूम मतलब पोशन यूज करूंगी। अपने पकड़े जाने से पहले हमें बताया जाता है उस पोशन का नाम, जो कि स्टेल्थ पोशन होता है, जिससे कि यूजर अगर इसे कंज्यूम करता है तो वो 5 मिनट तक अपने प्रेजेंस को पूरी तरह हाइड कर सकता है। वो बोलती है सीएन से, तो फिर मैं एक बेट के तौर पे हूँ। सीएन उससे बोलता है कि मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ, बाकी सब मैं खुद से संभाल लूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकोगी? जिससे बोलती है कि हाँ, मैं अपना ट्राई करूंगा, लेकिन ये तुम्हें सभी पोर्शंस कहाँ से मिले? तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर लगे होते हैं। वो बोलती है कि ऑल राइट, मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, अब ये समय आ चुका है। हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में कोई पोशन लेती है। तभी हम देखते हैं एक बंदे को, जो कि चिल्लाते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है, और ये वही बंदा होता है जो कि 3 आवर्स पहले हमें दिखाया गया था, जो कि मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है। उसके साथ साथ एक लड़की भी होती है। और मैं बता दूं कि ये वही बंदा है जिसका नाम जोंगियो है, जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। तभी जीसू से देखती है और बोलती है, क्या ये जोंगियन ली है? जोंगियन बोलता है, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज। जीसू सीएन से बोलती है, क्या सीएन, इन गॉब्लिन्स के लीडर को डिफीट करना जरूरी है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से बचकर निकलना है। तभी हम देखते हैं जीसू को, जो कि जोंगियन के पीछे आ रहे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाती है और बहुत ही रफ्तार से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार डालती है। और अपनी इस स्पीड को देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर ये क्या था? मेरी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा लाइट फील हो रही है। जिसे देखकर जोंग योन भी बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है जीसू? आखिर तुमने वो कैसे किया? जीसू उसकी आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बड़े ही डरावने अंदाज से जोंगयोन से बोलती है, हे एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें मुझसे पहले धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए? तभी उसे कुछ महसूस होता है और बोलती है, क्या? मैं सडनली अपने ब्रेथ को खो रही थी, मुझे पहले खुद को शांत करना होगा। मैं अपने रगों में खून बहता हुआ महसूस कर सकती हूँ। आखिर ये सभी कुछ अचानक से क्या हो रहा है? लेकिन छोड़ो, मुझे अभी इस काम में देर नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि वो अपने हाथ पे पोशन पकड़ी हुई होती है और वो उसे तोड़ देती है। वो बोलती है कि मुझे इन गॉब्लिन्स को सीएन तक नहीं पहुंचने देना है, मैं इन्हें यहाँ से जाने से रोक कर ही रहूंगी। शिवता हम इधर देखते हैं अपने सीएन को, जो कि किसी और ही जगह पे आ चुका होता है और बोलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य है कि जीसू आखिर कैसा कर रही होगी। हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन होता है और यही इस क्वेस्ट का हिडन बॉस होता है। सीएन उसके पास जाता है और बोलता है, हे, तुम्हें देखे तो बहुत ही ज्यादा समय हो गया, लगभग 10 साल। हम देखते हैं उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को, जो कि बिना कोई रिएक्ट किए और जवाब दिए वो जीसू पे सीएन पे अटैक कर देता है, जिसे सीएन बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। वो बोलता है कि बिना कुछ बोले पहले स्ट्राइक करना, लगता है कि मुझे तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। वो अपने एजिलिटी में 20 पॉइंट्स ऐड कर लेता है, जिससे कि उसकी एजिलिटी बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। वो बहुत ही एक लंबा जंप मारता है और नीचे ये गॉब्लिन मॉन्स्टर इधर उधर उस सीएन को ढूंढने जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं ऊपर से आता है सीएन और ठीक उसके सर पर बहुत जोर से मारता है और अपना एक पंच बनाते हुए ठीक उसके आंखों में मार देता है, जिससे उस गॉब्लिन को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। सीएन बोलता है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे उस स्वॉर्ड से मारे जा चुके हैं, लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं होने वाला। हम देखते हैं
कि वो एक पत्थर को उठाता है और अपने स्ट्रेंथ में 10 पॉइंट्स को ऐड करते हुए वो पत्थर को बहुत ही तेजी से उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जो कि ठीक जाकर उसके हाथ पे लगती है, जिससे कि उसका स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाता है। सीएन बोलता है इस स्वॉर्ड को मेरे लिए यूज करना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। हम देखते हैं कि वो उस स्वॉर्ड को ले लेता है और बोलता है चलो फिर अलविदा बोलो। हम देखते हैं वो स्वॉर्ड लेकर उसके ठीक सर के ऊपर आ जाता है और बहुत ही तेजी से एक स्विंग मारता है, जिससे कि उसका हेड पूरी तरह अलग हो जाता है। सिस्टम विंडो में लिख के आता है आपने एक हिडन बॉस को डिफीट कर दिया है और ये एक नया रिकॉर्ड है। आपने हॉबगॉब्लिन के लीडर को रिवॉर्ड के तौर पे पाया है और साथ ही में आपको 500 पॉइंट्स रिवॉर्ड के तौर पे मिल रहे हैं। सीएन बोलता है कि ये रिवॉर्ड इस हिडन बॉस के लिए वर्थ इट था। और हाँ भाई, ये देख लो लीडर कुछ ऐसा दिखता है और उसमें लिख के आता है कि आपका स्ट्रेंथ 10 पॉइंट से इंक्रीज हो चुका है और ये आपके मेन क्वेस्ट से अफेक्टेड नहीं है। सीएन बोलता है एक आइटम जो कि मेन क्वेस्ट से अफेक्टेड नहीं है, ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। सीएन बोलता है अभी के लिए रैंक एफ और लिमिट केवल 100 पॉइंट्स है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक पहला मेन क्वेस्ट है। मुझे लगता है कि मैं अपने स्टेट्स को बाद में बढ़ा दूंगा जब मुझे उन सब की जरूरत होगी। वो गॉड जल्दी हिडन बॉस के डेथ के बारे में पता लगा लेगी। मुझे जल्दी करना होगा और ऑब्जर्वर के यहाँ पहुंचने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो किसी डायरेक्शन की तरफ देखते हुए बोलता है क्या जीसू उस डायरेक्शन में होगी। वो बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है कि गॉब्लिन अब तक यहाँ पर नहीं आए और वो स्टेल्थ पोशन केवल 5 मिनट तक ही रुकती है। मुझे मत बोलना कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई और या फिर मैंने ही इसे जल्दी खत्म कर दिया। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन मनुष्य जो कि उसके आसपास से गुजर कर भाग रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। सीएन भी उन सभी को देखकर हैरान हो चुका होता है और बोलता है क्या ये सभी गॉब्लिन मॉन्स्टर किसी चीज से डरे हुए हैं। तभी वो कुछ महसूस करता है और बोलता है क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या जीसू के साथ कुछ हो गया है। तभी वो अपना स्पीड बढ़ाते हुए किसी डायरेक्शन की तरफ बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। वो बोलता है ये एक धुंधली गंध से ढका हुआ है लेकिन हर जगह खून की महक आ रही है। मुझे मालूम था कि मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था, केवल अपनी वजह से मैं उसे दूसरी बार मरने नहीं दे सकता। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जीसू को जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर को लगातार मारे जा रही होती है और सभी मॉन्स्टर्स को बड़ी बेरहमी तरीके से मीट के टुकड़े जैसे काटे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सीएन आ जाता है और अपने सामने के नजारे को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ पर जीसू ने गॉब्लिन मॉन्स्टर्स की लाशें बिछा रखी थी। जीसू बोलती है ओ सीएन, तो फिर तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके। हम देखते हैं कि उसके हाथ से उसका डैगर छूट जाता है और वो डायरेक्ट जमीन पर बैठ जाती है। सीएन उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा। हम देखते हैं जीसू के फेस पे एक हल्की सी स्माइल होती है। वो बोलता है कि गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा पुश ओवर होते हैं लेकिन क्या इसने सभी को अकेले ही मार डाला। वो जीसू से पूछता है आखिर क्या हुआ, आखिर स्टील्थ पोशन का क्या हुआ। जीसू हंसते हुए उसे बताती है जब मैं मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी तब मैं उन दोनों से टकरा गई। हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर थकान बहुत ही ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। सीएन बोलता है क्या जोंगयुन, आखिर वो साइड में कौन है। जीसू उसे बताती है कि जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो वो ठीक था लेकिन अब वो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो चुका है। मुझे लगता है कि वो अब केवल लाश है। वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मुझे लगता है गॉब्लिन्स ने इसे बहुत ही ज्यादा डरा दिया है लेकिन इतनी ज्यादा देर तक बेहोश होना, मुझे लगता है कि ये कुछ और है। सीएन बोलता है मुझे लगता है कि वो तुम थे जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा डर चुका है, ना कि गॉब्लिन्स। वो बोलती है कि मैं, आखिर वो कैसे। सीएन बोलता है चलो छोड़ो इसे जीसू, क्या मैं तुम्हारा स्टेटस विंडो देख सकता हूँ। चलो मैं तुम्हारे इंफॉर्मेशन को देखने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, तुम्हें केवल इसे एक्सेप्ट करना है। वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। अरे वाह ये तो आ गया, तो क्या मुझे केवल एक्सेप्ट क्लिक करना है ना। सीएन उसके स्टेटस विंडो को देखते हुए बोलता है इसके स्टेट्स तो एवरेज से अच्छे हैं लेकिन ऑर्डिनरी से कुछ भी अलग नहीं है। तभी उसे कुछ चीज दिखाई देता है और बोलता है कि नहीं रुको, आखिर इस चीज यहाँ पर क्यों है। हम देखते हैं कि स्कल जैसे चीज को जो कि रेड कलर में होता है। सेलेस्टियल शेयर ये एक ऐसा रेयर पैसिव एबिलिटी है जो कि डबल एस रैंक में रखा गया है। मैंने इसे केवल एक बार फर्स्ट प्ले थ्रू में अपने देखा था। मेरे फर्स्ट प्ले थ्रू में एक इंसान था जिसे ब्लड डीमन का टाइटल दिया गया था और वो एक ऐसी दुनिया से आया था जहाँ पर मिस्टिकल मार्शल आर्ट टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं और उसका नाम जिन था। मैं उससे अपने क्वेस्ट के दौरान मिला था और वो दूसरे डायमेंशन का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर माना जाता था और उस ब्लड डीमन के पास भी सेलेस्टियल स्लेयर पैसिव स्किल था। अगर सेलेस्टियल स्लेयर के इफेक्ट को देखा जाए तो सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। हम देखते हैं उसी सीन, वही समय का सीन जहाँ पर गॉब्लिन्स जीसू से डर के भाग रहे थे। सीएन बोलता है कि ये सेंस बनाता है कि आखिर वो सभी गॉब्लिन्स डर कर उससे क्यों भाग रहे थे और यदि सेलेस्टियल स्लेयर के पावर्स को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं रखा गया तो यूज करने वाला पर्सन खुद को खो सकता है और पूरी तरह पागल हो सकता है। जीसू में अभी वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिख रहे हैं, मुझे उस पर अपनी नजर बनाई रखनी पड़ेगी। लेकिन सवाल तो ये, तभी हम देखते हैं जीसू से क्वेश्चन करने लगती है। जीसू, सीएन आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये सेलेस्टियल स्लेयर मेरे ट्रेट्स के अंदर में आती है। सीएन अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर इसके बारे में मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूं। ये गलत होगा अगर मैं उसके बारे में
में इंफॉर्मेशन छुपाऊंगा तो नहीं, मुझे वो चीज स्ट्रिक्टली बोल देना चाहिए जिस जो कि इसके लिए जरूरत है। तभी सीएन उससे बोलता है बेसिकली बात ये है कि ये ट्रेड तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकती है, जैसे ही तुम ब्लड को देखोगी। जिसको अपने डैगर को उठाते हुए बोलती है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्कैरी एबिलिटी लगता है, और वो उस वर्ड या फिर तुम उसे डैगर कर लो उससे सीएन की तरफ ले जाती है। सीएन उससे बोलता है ये स्किल तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर हो सकता है अगर तुम इसे अच्छे से यूज नहीं करती हो तो। वो बोलता है लेकिन इस स्किल के साथ शुरुआत करने से अपना अलग ही फायदा है। अगर उसके वुंड्स को देखा जाए तो सेलेस्टियल स्लेयर पैसिव स्किल और वो ब्रूच साथ साथ इफेक्टिव हो रहा है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी रिकवर किए जा रही है। वो बोलता है अगर ये बात चली रही है तो क्या फिर जिसु तुम मेरी बात सुन रही हो? जिसु बोलती है कि हाँ बोलो, क्या तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना पसंद करोगी? जिसु बोलती है क्या कॉन्ट्रैक्ट? उसे उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। सीएन उससे बोलता है नहीं नहीं, इसे गलत मत समझो, मेरा मतलब एक पार्टी को फॉर्म करने से है। आखिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो चुका है? जिसु बोलती है ओह तो तुम्हारा मतलब वो पार्टी से है, मैंने पहले ही पार्टी के साथ खेला है वीडियो गेम्स में। वो बोलता है कि हाँ उन आरपीजी गेम्स में कुछ ऐसा ही होता है। जिसु बोलती है कि हाँ मुझे भी वो पसंद है। सीएन बोलता है अच्छा फिर है तो चलो हम पैकेज को परचेज करते हैं। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बॉक्स जैसा आ जाता है, और जब सीएन ने उस कॉन्ट्रैक्ट रोल को पढ़ा था तो उसमें एबिलिटी शेयरिंग के बारे में भी कुछ लिखा था, जिससे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रीवियस प्ले थ्रू से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता हूँ इस लाइफ में। वो जीसू को एक पार्टी के तौर पे इनवाइट कर देता है। जीसू बोलती है तो एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ है जिसपे मुझे केवल एक्सेप्ट पे क्लिक करना है ना? तो फिर चलो मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। सीएन बोलता है हाँ ये कुछ भी हार्मफुल चीज नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी सीएन को मैसेज शो होता है और उसमें लिखा होता है कि अपने फर्स्ट पार्टी मेंबर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या अपने एबिलिटी शेयरिंग को टर्न ऑन करना चाहेंगे? सीएन बोलता है कि हाँ। तभी उसे मैसेज आता है आपके पास अभी कोई भी करेंट एबिलिटीज नहीं है जो कि आप शेयर कर सके। सीएन बोलता है तो क्या मुझे भी एबिलिटीज की जरूरत पड़ने वाली है शेयर करने के लिए? वो बोलता है ऐसा लगता है कि एक छोटे से एक्सचेंज जैसा है जिससे कि हम एक दूसरे की स्किल्स को यूज कर सकते हैं। हाँ एक एबिलिटी है जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रहेगी, लेकिन उसे लेने में बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है, तो अभी मैं इसे बात के लिए छोड़ रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होगा, लेकिन इतना जल्दी सेलेस्टियल सिलर को लेना सही नहीं रहेगा। तभी हमें दिखाते हैं आसमान में जो कि ऑब्जर्वर आ चुके होते हैं। सीएन बोलता है ऐसा लगता है कि वो सभी पहुंच चुके हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे हॉबगॉब्लिन को इतनी आसानी से संभालते नहीं देखा, वरना चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सीएन जिसू से बोलता है तो क्या फिर हम अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करें, फिनिश करें? जिसू बोलती है हाँ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो इस क्वेस्ट से निकल कर भागना था। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा उड़ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि जिसू आखिर तुम सच में क्या हो? जिसू उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं सच में मुझे उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि सीएन उसके पास आ जाता है और बोलता है हे तुम। वो बंदा हकलाते हुए बोलता है तुम तो वही गेम एडिक्ट हो। सीएन बोलता है चलो वो कुछ भी हो, लेकिन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसके ऐसे क्वेश्चन करते हुए वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम पंख कहीं, क्या आखिर तुम्हारी हिम्मत? तभी हम देखते हैं जीसू को जो कि अपना स्वord लाकर ठीक उसके गले पर रख देती है और बोलती है ओ चच्चा जा सोच समझ के बोलो और जो पूछ रहा है उसके सवालों का जवाब दो। और सच में बहुत ही ज्यादा स्कैरी लग रही होती है। वो बंदा हकलाते हुए बोलता है अच्छा अच्छा मैं समझ गया, लेकिन पहले इस चीज को मेरे से दूर करो। तभी जीसू बहुत ही प्यारे से स्माइल के साथ सीएन से बोलती है सीएन अब तुम इससे दोबारा पूछ सकते हो। इधर सीएन भी बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और बोलता है क्या ये उसकी ट्रू पर्सनालिटी थी? सीएन उस बंदे से बोलता है कि अब बहुत सारे लोग अभी के समय ग्रुप्स के अंदर हैं, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो वो भी अकेले? वो बंदा बोलता है कि हाँ उसके बारे में, क्योंकि मैं अभी स्काउट कर रहा था। सीएन बोलता है क्या स्काउटिंग, और वो भी इस वुमेन के साथ और केवल तुम दो हो? वो बंदा बोलता है कि हाँ, क्योंकि अगर हम दोनों में से कोई एक ट्रबल में आता है तो दूसरा भाग कर जाकर सभी को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सीएन बोलता है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोई ऑर्डर दे रहा है, तुम अपनी मर्जी से स्काउट करने के लिए बाहर नहीं निकले हो। वो बंदा यीशु से घबराते हुए और हंसते हुए बोलता है हाँ मैं सच में अपनी मर्जी से इस स्काउट मिशन पे नहीं आया था। सीएन अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन है, लेकिन गॉब्लिन्स के खिलाफ एक बंदे ने सभी लोगों को एक साथ गैदर किया और वो ऐसे पैनिक की स्टेट में इतने सारे लोगों को लीड कर सकता है, तो उसके पास जरूरी शार्प माइंड और गुड लीडरशिप स्किल होगा। फिर भी ये मानते हुए कि फर्स्ट प्ले थ्रू में सभी का सफाया हो गया था, सही विकल्प इस समय यही होगा कि उनसे सामना करने के बजाय उनसे दूर भागना सही रहेगा। तभी सेन उस बंदे से बोलता है जियोंग्योन चलो फिर तो मुझे अपने लीडर के पास लेके चलो और सभी लोगों को एक साथ गैदर करो। जियोंग्योन बोलता है आखिर तुम उससे मिलना क्यों चाहते हो? सेन बोलता है तुम्हें केवल मुझे बस वहां पर ले जाने की चिंता होनी चाहिए। जियोंग्योन बोलता है तो क्या तुम इसके लिए सीरियस हो? और वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हें आखिर क्या लगता है कि तुम कौन हो, और आखिर कब से तुम मुझे ऐसे ऑर्डर देने लगे? उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन आने लगता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं सीएन उसे पकड़ लेता है और उसके हाथों को इतना जोर से दबाता है कि उसके हाथ भी टूट जाते हैं और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। हम देखते हैं कि वो उसे जमीन पर पटक कर बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है, जिसे देख कर जोंग भी बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। सीएन जोंग से बोलता है गॉब्लिन के पास एक बहुत ही ज्यादा अजीब कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुम किसी भी सिचुएशन में देख सकते हो वो पहले सबसे कमजोर को ही मारते हैं। और वो उसे डराते हुए बोलता है तो क्या तुम मुझे रास्ता दिखाने वाले हो या
या फिर यहीं पे रुकने वाले हो। वो बंदा उससे हकलाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, सीन बताता है कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में केवल भागते ही रह गया था और मुझे बस केवल वही एक सिल्वर डिविन सेफ जोन मिला था जहाँ मैं बच सकता था। तभी सीएन जोंगयून से बोलता है, हे आखिर तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, क्या तुम हमें सही जगह पे ले जा रहे हो भी या नहीं। वो बोलता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें जिम की तरफ ले जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो सभी एक स्टेडियम के पास पहुंच चुके होते हैं जो जहाँ पर एक बंदा छत पे से सीढ़ी लगाया हुआ होता है। वो सभी ऊपर की तरफ आते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग पहले ही अटैक में इंजर्ड हो चुके हैं। सीएन बोलता है वो लीडर इन्हें रेस्क्यू किया और यहाँ तरफ बचा कर लेके आया। जिस समय ये सभी अपने आसपास के सिचुएशन को देखकर पूरी तरह कंफ्यूज थे। ये जरूर एक अच्छे रेपुटेशन के साथ साथ एक ट्रस्टवर्दी और शांत इंसान होना चाहिए और केवल कुछ ही लोग हैं इस कैंपस में जो कि ऐसी हॉबीज से मैच करते हैं। सीएन बोलता है कि मैं समझ गया। जोंगयन बोलता है कि क्या हुआ। वो जरूर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, ये वही होगा जिसने तुम्हें स्काउटिंग मिशन के लिए सेंड किया होगा। जोंगयन उससे बोलता है आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। सीएन बोलता है कि आखिर मैं ये कैसे नोटिस नहीं कर सकता। हम देखते हैं उसके सामने एक बंदे को जिसके आजू बाजू में बहुत सारे ऑब्जर्विंग आई घूम रहे होते हैं। वो बोलता है कि ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होंग यून, हम इसे केवल यून ही बोलेंगे। वो बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और गुड लुकिंग है और चूंकि वो एक लीडर साबित हो चुका है तो गॉड्स निश्चित रूप से अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर लेंगे। वो एटलीस्ट एक रियर अवतार के लिए कंसीडर तो किया ही जाएगा। हालांकि प्रीवियस लाइफ में वो हॉब गॉब्लिन के हाथों मारा गया था। होंग्यून के यहाँ रहने के आधार पर होंग्यून को यह एहसास नहीं है कि अगर वो स्कूल से नहीं भागता है तो उसकी मौत निश्चित है। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो वो अभी किसी का भी अवतार नहीं है। लेकिन इन सभी ऑब्जर्वर्स की संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसे रिक्वेस्ट किया गया होगा। हम देखते हैं यून के आसपास बहुत सारे ऑब्जर्वर आई घूम रहे होते हैं। सीएन बोलता है उसे बहुत ही ज्यादा संदेह है। उसे नहीं पता कि गॉड्स उसके लिए ट्रस्टवर्दी हैं या फिर उसे एक अवतार बनना सही रहेगा। हम देखते हैं यून के सिस्टम विंडो पे जो कि बहुत सारे अवतार के इनविटेशन आए हुए होते हैं उस पे। तभी यून जोंग यून को देख लेता और बोलता है कि तो तुम फाइनली आ चुके हो, तो फिर क्या ये जीशु है। वो बोलता है तुम सेफ हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। सीएन यून से बोलता है यून हमें ये ग्रीटिंग सभी बाद में के लिए छोड़ देना चाहिए, हमें पहले जल्द से जल्द यहाँ से निकलने पर ध्यान देना चाहिए। यून बोलता है क्या, और आखिर तुम कौन हो। सीएन बोलता है कि मेरा नाम सीएन किम है। तभी यून बोलता है तो क्या फिर इसके पीछे कोई रीजन है। सीएन उससे बोलता है हाँ क्योंकि लीडर का सीएन उससे बोलता है कि हाँ क्योंकि मॉन्स्टर्स का लीडर मर चुका है। यून भी चौंकते हुए बोलता है क्या लीडर। सीएन उससे बोलता है कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि तुम्हें कोई नोटिफिकेशन आया होगा जिसमें लिखा होगा कि हॉबगॉब्लिन लीडर डिफीट हो चुका है। अभी उन मॉन्स्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनका लीडर सडनली डिसअपियर हो चुका है। यून बोलता है कि हाँ ये सही है, मैंने वैसे नोटिफिकेशन को देखा था। सीएन बोलता है तो हाँ इसीलिए हमें इस कैंपस को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से भागने का है, ना कि यहाँ पर सर्वाइव करने का और इवैक्यूएट करने का है। और इतने सारे आंखों के बीच में इस सच को छिपाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम अपने क्वेस्ट विंडो को खोलते हो तो तुम उसमें टाइम लिमिट को देख सकते हो। हम देखते हैं यून अपने सिस्टम विंडो को खोलता है जिसमें टाइम लिमिट 37 आवर 36 मिनट और 42 सेकंड्स बचे हुए होते हैं। यून बोलता है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये चीज भी है। सीएन उससे बोलता है जैसे कि तुम देख सकते हो अब रियलिटी वैसे नहीं रहे जैसे पहली थी। ये ऐसा है कि किसी ने हमें एक गेम में छोड़ दिया है केवल अपने मजे के लिए। यून उससे बोलता है आखिर तुम्हारा किसी से क्या मतलब है, क्या तुम जानते हो इस चीज के बारे में। सीएन बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बस इस सिचुएशन को देख के अंदाजा ही लगा रहा हूँ। हाँ लेकिन मैं एक बात पे पूरी तरह श्योर हूँ, वो जो कोई भी है वो डेफिनेटली हमारी तरफ से तो एकदम नहीं है। सीएन अपने मन में बोलता है वो खेल के बारे में केवल अभी न्यूबी प्लेयर जितना ही जानता है। इससे ये साबित होता है कि योंग्यून अभी तक कोई भी अवतार नहीं है। मुझे जल्दी से उसे यहाँ से ले जाने के लिए मनाना होगा। अब जब हॉबगॉब्लिन चला गया है तो लोग अब कम मरेंगे। वो गॉड्स अब बोर होना चालू हो चुके हैं। हम नहीं जानते कि आखिर किस तरीका अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारे सामने आ सकता है। एक बार स्थिति जब प्लेयर्स के लिए आरामदायक हो जाती है तो गॉड्स का इंटरेस्ट कम होना चालू हो जाता है और उनके रिएक्शन इस रेडिकुलस गेम में सबसे ऊपर मानी जाती है। अभी के लिए गॉड्स को ये मालूम हो चुका होगा कि हॉबगॉब्लिन मारा जा चुका है तो फिर वो कुछ और पाना चाहेंगे जिससे कि उन्हें एंटरटेनमेंट मिल सके। यून सीएन से बोलता है कि तुम्हारे कहने का यही मतलब है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना है जिससे कि पहले हमें यहाँ से एस्केप करना होगा। सीएन उससे बोलता है कि हाँ जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। यून बोलता है कि हाँ हमें अब कोई ना कोई एक्शन लेने की जरूरत है क्योंकि बाहर से हमें कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि इंटरनेट के माध्यम से बाहरी न्यूज के बारे में जानना संभव हो गया है लेकिन हम उनसे हेल्प के लिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने मान लिया कि इसका क्वेस्ट से कुछ लेना देना है। इधर सीएन उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है क्या आखिर कैसे कोई इतना ज्यादा स्मार्ट और डिटरमाइंड हो सकता है। वो बोलता है कि मुझे पहले प्ले थ्रू के दौरान जेल से किसी भी तरीके का स्किप करना या फिर कोई जवाबी हमला याद नहीं आ रहा। मैंने केवल बस इतना सुना कि वो सभी हॉबगॉब्लिन के हाथों मारे गए जब वो खुद को डिफेंड कर रहे थे तब तो मुझे लगा कि वो लीडर सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा होगा या फिर
बहुत ही ज्यादा डरपोक होगा, लेकिन ये देखने से वैसा नहीं लग रहा। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बंदा आता है और बोलता है कि आखिर तुम क्या बोले जा रहे हो, हमारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि हम यहाँ पर रुककर रेस्क्यू का वेट करें, हमें बाहर जाकर खुद को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। होंगे मुझे मत बोलना कि तुम भी इस इंसान से पूरी तरह सहमत हो। सीएन बोलता है ये तो डॉगवन पार्क है, ये चूहा कहीं का, आखिर ये बंदा यहाँ पर क्यों है, इसे याद ना रखना मेरे लिए इम्पॉसिबल बात है, पास्ट लाइफ में इसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। यून उस बंदे से बोलता है लेकिन ये तो कब तभी यून उस बंदे से बोलता है कि ये तो तभी मुमकिन होगा जबकि रेस्क्यू टीम या फिर पुलिस हम तक पहुंच सकेगी, और फिर क्या होगा जब तक हम यहाँ पर बैठे रहे तब तक कोई ना है। वो बंदा यून से बोलता है तो तुम मुझे ये बोल रहे हो कि तुम अब एक जुआ खेलने का रिस्क लोगे जबकि यहाँ लोगों की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। तभी सीएन बोलता है वो डोंगवन पार्क, वो उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, लेकिन ये बंदा अब यहाँ पर है। मेरे को ये पूरी तरह आइडिया है कि आखिर पहले क्या हुआ था, ये बादशाह पहले से जानता है। तभी हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि उस सीएन को बोलता है हेलो कैसे हो। वो बोलता है कि मेरा नाम डोंगवन पार्क है और मैं स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट। और भाई लोग मैं बताता हूँ ये बंदा देखने से बहुत बड़ा बैन का पकौड़ा दिख रहा होता है। तभी सीएन स्माइल करते हुए उसके पास आता है और बोलता है अरे हाँ तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, इस तरह की जगह पर पहले ही तुम्हारा थोबड़ा देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो डोंगवन पार्क बोलता है कि इसे छोड़ो, लेकिन मैंने सुना कि तुम यून से कुछ बकवास बातें किए जा रहे थे, तुम बोल रहे थे कि यहाँ से स्केप करने के बारे में और ऐसे ही कुछ रेडिकुलस बातें कर रहे थे। तभी सीन उससे बोलता है क्या कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो सभी बातें रेडिकुलस है। डोंगवन पार्क बोलता है क्या तुम सीरियस हो, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग इंजर्ड है और तुम उन्हें यहाँ से स्किप करने के लिए ले जाना चाहते हो। ऐसा लगता है कि कुछ मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा फियरलेस हो चुके हो, लेकिन वो सारी चीजें इंसानों के समझ से बहुत ही ज्यादा परे है। बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट के यहाँ से स्केप करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है और इतनी बड़ी संख्या के लिए यही सही रहेगा कि हम यहाँ पर रुक कर मिलिट्री या पुलिस का मदद तुम आने के लिए इंतजार करें। सीएन अपने मन में गुस्सा करते हुए बोलता है हाँ ये एक वैलिड ओपिनियन है जो कि एक नॉर्मल पर्सन दे सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आखिर तुम किस तरीके के इंसान हो। तुम उस टाइप के साइको जो कि किसी भी टाइप के ग्रुप में शामिल हो जाता है और सभी को अंदर से टुकड़े टुकड़े करने में तुम्हें मजा आता है। इसे दूसरों की मौत से कोई परवाह नहीं है अगर उनका अंत इसके लिए अच्छा हो। ये इंसानी खाल के अंदर एक मॉन्स्टर है। वो अपने मन में बोलता है इस डोंगवन पार्क के मुंह से ग्रुप के इंटरेस्ट के बारे में बातचीत सुनना ये सच में कितना हंसाने वाली बात है, लेकिन चूहे इस बार तुम्हारे तरीके से कुछ नहीं होने वाला। तभी हमारी मेन कैरेक्टर जीसू बोलती है हाँ भाई मेरे लिए मेन कैरेक्टर यही है, तुम्हें जो चाहिए उससे समझ लो। वो डोंगवन से बोलती है हे एक्सक्यूज मी क्या तुमने बोला कि कुछ लकी किल्स, क्या तुमने देखा भी कि हमने गॉब्लिन्स को कैसे मारा। वो बंदा बोलता है क्या गॉब्लिन्स, बताओ इस बंदे को मालूम भी नहीं कि उन सभी मॉन्स्टर्स को गॉब्लिन बोला जाता है। जीसू से बताती है कि हाँ ये जो सभी मॉन्स्टर मरे हैं इनके सेट पर नाम दिखाई दे रहा है गॉब्लिन्स, और जब तुम उन्हें मारोगे तो उनका नाम उनके सर पे लिख कर आ जाएगा। तभी डोंगवन जीसू से बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने भी उनमें से किसी एक को मारा है। तभी जीसू उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है तो क्या फिर मुझे बाहर जाकर तुम्हें दिखाना पड़ेगा। वो बंदा उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है। जीसू को अपना मोबाइल दिखाते हुए बोलती है कि अगर हम यहाँ पर रुकते हैं तो हम बेवकूफी होंगे जो कि यहाँ पर बैठकर रेस्क्यू का इंतजार करेंगे। वो अपने मोबाइल में दिखाती है ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में अपीयर हो रहे हैं। वो उन सभी से बोलती है कि मिलिट्री और पुलिस अभी के लिए अनअवेलेबल है और हमें कोई आइडिया नहीं कि आखिर हमारी मदद के लिए वो सभी कब आएंगे। तभी डोंगवन उससे बोलता है लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग तुम्हारी बात से सहमत होंगे। सीएन बोलता है तो फिर अगर ऐसी बात है तो तुम यहीं पर रुक सकते हो। वो बंदा बोलता है क्या। सीएन उससे बोलता है पहली बात मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं आया, तुम्हारा यहाँ पे रुकना तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुम्हारा चॉइस है। सीएन अपने मन में बोलता है लेकिन अगर ये वही डोंगवन है जिसे मैं जानता हूँ तो ये यहाँ पर रुकना पसंद नहीं करेगा। उसका मेन गोल ये है कि उन सभी को ऑडिटोरियम की तरफ ले जाना और उन्हें मरने के लिए छोड़ देना, जिससे कि किल काउंट बढ़ेगा और उसका रिवॉर्ड भी बढ़ेगा, जो कि ठीक मेरे प्लान के अपोजिट है, सभी लोगों को बचाकर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड हासिल करना। तभी वो डोंगवन से बोलता है तो फिर बताओ आखिर तुम क्या करोगे, क्या तुम यहीं पे रुकोगे अकेले। तभी यून बोलता है कि मैं सीएन को फॉलो करूंगा और इस जगह से निकलूंगा। डोंगवन बोलता है तो फिर चलो मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है, मैं भी होंग यून को फॉलो करूंगा। इधर सीएन अपने मन में बोलता है चलो मुझे हंसने पे मजबूर मत। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उसे इस गेम के रिवॉर्ड्स के बारे में पूरी तरह जानकारी है। तुम चूहे कहीं के तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो डोंगवन पार्क, तुम पहले ही एक चूजन अवतार बन चुके हो। तभी एक ओल्ड मैन योंगयून से बोलता है योंगयून क्या तुम इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर हो, क्योंकि अभी भी बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं। योंगयून बोलता है अगर स्काउटिंग टीम के हिसाब से देखा जाए तो ये सही रहेगा, क्योंकि गॉब्लिन्स अभी कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन सबका लीडर मारा जा चुका है। तभी हम देखते हैं होंगयून के पास एक चश्मे वाला बंदा आ जाता है जो कि थोड़ा सा ओल्ड होता है और बहुत ही देखने में कमीना लग रहा होता है। वो होंगयून से बोलता है होंगयून आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से निकलने की और दूसरे लोगों को अपने साथ घसीटने की, और उसे धमकी देते हुए बोलता है कि अगर तुम इरिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हो तो तुम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर को फेल करने वाले हो। और ऐसे ही लगातार आलतू फालतू बातें उससे बोले जा रहा होता है। हम देखते हैं इधर सीन को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो सच में सीरियस है, वो इस सिचुएशन में ग्रेड्स के बारे में सोच रहा है। इतना स्लो होने के बावजूद भी आखिर वो एक प्रोफेसर कैसे बन गया। तो हम देखते हैं उनको जो कि
सभी लोगों को गैदर कर चुका होता है और सभी से बोलता है सभी लोग सावधानी पूर्वक फॉलो करना और सभी लोग चलने के लिए रेडी हो जाओ। जीसू सियन से बोलती है तो सियन क्या हमें ऐसे ही यहाँ से निकलना चाहिए? सियन बोलता है कि हाँ, कुछ स्पेशल इंसिडेंट होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जीसू बोलती है क्या तुम्हारा मतलब गॉब्लिन्स है? सियन बोलता है नहीं, गॉब्लिन्स बिना लीडर के लोगों के ग्रुप पे अटैक नहीं करेंगे। वो बोलती है तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? सियन अपने मन में बोलता है वो कमीना चूहा वो मेरी आंखों में बहुत ही ज्यादा चुभ रहा है, लेकिन मैं उसे इमीडिएटली मार नहीं सकता। यहाँ पे बहुत सारी आंखें हैं जो हमें देख रही हैं और शायद मैं इसका बाद में जाकर किसी तरीके से यूज कर पाऊँ। तभी यून सभी से बोलता है सभी की गॉब्लिन से केयरफुल रहना जो कि हमारे आसपास घूम रहे हैं। दूसरा कोई बोलता है तो क्या फिर वो हम पर अटैक नहीं करने वाले? यून बोलता है कि हम लोग ठीक रहेंगे अगर हम लोग ऐसे ही झुंड में रहे तो। सीन उसे देख के बोलता है वो सच में बहुत ही अच्छा कर रहा है जैसा कि मैंने उसे बोला था, तो फिर मुझे लगता है कि सब कुछ उसी को संभालने देना चाहिए। यून बोलता है हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। हम देखते हैं कि वो सभी कैंपस के एंट्रेंस के पास पहुंच चुके होते हैं। दूसरा बंदा बोलता है कि हम लोग कैंपस के एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं, हमें वो सामने कैंपस का एंट्रेंस दिखाई दे रहा है। मैं उस एंट्रेंस को देखकर आज तक इतना ज्यादा कभी खुश नहीं हुआ, तो फिर क्या हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं? तभी सीएन को एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा होता है कि डिफिकल्टी लेवल अब इंक्रीज होने जा रही है और ये एफ रैंक से ई रैंक में बदली जा रही है और जल्दी सेंटिनल्स दिखाई देना चालू हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं एक बहुत तेज का धमाका होता है जिससे कि अर्थक्वेक आने लगती है। सभी बंदे बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, क्या ये कोई अर्थक्वेक है? तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने ऊपर की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है। हम देखते हैं ठीक उसके सामने एक बहुत बड़ा मिनाटोर आगे खड़ा हो गया होता है। मिनाटोर उन्हीं सांड जैसे दिख रहे मॉन्स्टर को बोला जाता है। वो मिनाटोर भी अपना सर झुका के उन्हीं सभी की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसके सामने सभी ह्यूमंस बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे होते हैं। सीएन अपने मन में बोलता है क्या सच में वो सीरियस है? पहले क्वेस्ट में ही एक मिनाटोर उन सभी ने ऐसे मॉन्स्टर को रिलीज कर दिया है जिसे 15 क्वेस्ट में देखा जाना चाहिए था। एक हॉबगॉब्लिन जैसे हिडन बॉस से किसी न किसी तरीके से निपटा जा सकता है, लेकिन उन सभी ने एक मिनाटोर को इस स्टेज पे ला के रख दिया जिसे कि प्लेयर्स टीम बनाकर भी डिफीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सेंटिनल ये एक अनविनेबल सिनेरियो है जो कि एक सिंगल प्लेयर गेम्स में पाया जाता है, लेकिन रियल फैक्ट तो ये है कि उन लोगों ने इस मॉन्स्टर को इसलिए रिलीज किया क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग मरे। इतना डर्टी ट्रिक्स खेलना सच में वो कमीना अकराटस, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट क्वेस्ट है तो इस सेंटिनल्स के पावर पे भी लिमिट लगा होगा और ये सभी मिनाटोर सी लेवल के मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन इस मिनाटोर के स्टेट एफ रैंक से पार नहीं है। हमें उस मिनाटोर के स्टेट्स के बारे में दिखाया जाता है जो कि सब में 100 होता है। तभी हम देखते हैं सभी लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और इसी पैनिक का फायदा उठाते हुए डोंगवन सभी से बोलता है कि सभी लोग जल्दी से जल्द भागो। हम देखते हैं कि उसके मुंह पर एक तमाचा आके लगता है, लेकिन ये तमाचा नहीं होता। जीसू ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया होता है और बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? अब शांति से रहो। सीन अपने मन में बोलता है भागना हमेशा एक ऑप्शन नहीं होता। मिनाटोर अभी एक बुल की तरह सिमिलर बिहेव कर रहा है और उसके ऐसा कहने पर हम अगर भागने की कोशिश करते हैं तो वो सीधा हमें पकड़ने की कोशिश करेगा और वो चूहा ऐसा ही चाहता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से एक डंडा निकल के भाग चुका होता है जिसे सीएन नोटिस कर लेता है। सीएन बोलता है कि हम उस मॉन्स्टर के सामने से ऐसे ही नहीं भाग सकते। हम देखते हैं वो बंदे को जो कि मॉन्स्टर के उसी मिनाटोर के सामने से भाग रहा होता है। हम देखते हैं उस मिनाटोर को जो कि बहुत ही तेज दहाड़ लगाता है, जिसकी आवाज सुन के एक लड़की बोलती है कि मेरे तो अब पैर भी नहीं हिल रहे हैं। सीएन बोलता है तो फिर क्या उसके रोर के अंदर कोई फियर इफेक्ट है? इस सिचुएशन में सबसे बेटर यही होगा कि अपने कान बंद के खड़े रहो, बल्कि केयरलेसली इधर उधर भागने से अच्छा। तभी हम देखते हैं उसी टीचर को जो कि यून को लगातार धमकाया जा रहा था। हम देखते हैं कि वही भाग रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर अपना पंच बनाते हुए एक जोरदार उसके फेस पे मारता है जिससे कि आप सभी देख सकते हो कि उसकी क्या हालत हो चुकी है। वहां पर उस प्रोफेसर के टुकड़े भी नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। इस सीन को देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खौफ में आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर उसे मारकर बहुत ही तेज से रोर करने लगता है। इधर हम देखते हैं यून बोल रहा होता है कि इसकी हाइट 5 मीटर से अधिक होनी चाहिए। उसने बिना मूव किए और बिना किसी हथियार के सभी को टुकड़ों में बांट डाला। वो अपने मन में बोलता है कि आखिर ये डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज क्यों हो गया? मुझे भाग कर निकलने का यहाँ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। नहीं, इसके बजाय क्या हमारा भागना सही चॉइस होगा? तो फिर आखिर मैं क्या करूँ? हम देखते हैं इधर सीएन को भी जो कि चुपचाप खड़ा होकर सभी कुछ देखे जा रहा होता है। तभी सीएन यून से बोलता है किसी एक बंदे को इसके अटेंशन को अपनी तरफ खींचना होगा और ये काम मैं करूंगा एक बेट के तौर पे। यून बोलता है क्या बेट? नहीं सीएन, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सीएन उससे बोलता है तो फिर क्या यहाँ पे कोई और है या फिर हम यहाँ पे रहकर खुद को एनारेट होने देंगे? यून अपने मन में बोलता है यहाँ तक कि ऐसी सिचुएशन के सामने भी उसके फेस पे थोड़ी सी भी नर्वसनेस नहीं है और वो बहुत ही नॉर्मली इस सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहा है। मैंने हमेशा से खुद को रेशनल माना है, इसका मतलब तर्क संगत। और समझ लो क्या होता है। वो बोलता है लेकिन ये बंदा अलग ही लेवल पे है। हम देखते हैं जीशु को जो कि अभी भी उस डोंगवान का फेस पकड़ी हुई होती है। तभी हम देखते हैं सीएन को जो कि उसे इशारा करता है उसे छोड़ देने के लिए। जीशु उसे देखती है और अपने मन में बोलती है ऐसा लगता है कि उसके पास कोई प्लान है, लेकिन ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। इधर डोंगवान अपने मन में बोल रहा होता है कि सर्व की बात है कि मैं सभी रिवॉर्ड्स को नहीं चुरा सका, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। हम देखते हैं सीएन को जो कि कुछ रेड कलर के कपड़े जैसा उठाता है। यून उससे बोलता है क्या
आखिर तुम इसके साथ करने क्या वाले हो। इधर डोंगवन सोच रहा होता है कि उन्होंने मेरे को उस मिनाटोर के खिलाफ वार्निंग दी है, इसलिए मेरे को अभी के लिए पीछे हटना होगा। अभी बहुत सारी क्वेस्ट आने वाली है और मैं गॉड द्वारा चूज किया गया हूँ, तो मुझे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। यून बोलता है ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं सीएन को, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो हमारे लिए कितना समय प्रोवाइड कर पाएगा, लेकिन हमारे पास अब कोई दूसरा चॉइस नहीं है। और वो सीएन से बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, हम हमेशा तुम्हारे लिए आभारी रहेंगे। सीएन यून से बोलता है जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तो सभी को लीड करते हुए यहाँ से भागने के लिए तैयार रहना। यून बोलता है ठीक है मैं समझ गया। तभी हम देखते हैं सीएन को जो कि जंप करते हुए उस क्लोथ के साथ उस मिनाटोर के सामने आ जाता है। हम देखते हैं वो मिनाटोर जो कि सीएन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सीएन उन सबको इशारा देता है और बोलता है सभी लोग अभी भागो। तभी हम देखते हैं यून को जो कि सभी को ऑर्डर दे देता है एंट्रेंस की तरफ दौड़ने के लिए। हम देखते हैं सभी लोग बहुत ही तेजी से घायल अवस्था एंट्रेंस की तरफ भाग रहे होते हैं। इधर यून सभी को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है सभी लोग भागो और पीछे देख कर पीछे मुड़कर मत देखना। तभी हम देखते हैं यून के लिए नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने कमांडिंग शाउट का एबिलिटी हासिल किया है। और वो अपने मन में सोच रहा है कि सीएन आखिर कैसा कर रहा होगा। हम इधर देखते हैं सीएन को जो कि लगातार उस मोस्टर के अटैक्स को डॉज किए जा रहा होता है और ऐसे डॉज करते देख यून भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या आखिर वो उसके अटैक्स कैसे डॉज कर ले रहा है इतनी आसानी से, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। वो अपने मन में बोलता है नहीं ये डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं है और सभी को ऑर्डर्स देता है कि मेन एंट्रेंस की तरह सभी लोग भागो। वो अपने मन में बोलता है जब मैं एंट्रेंस से बाहर निकल जाऊंगा तब मैं इसके बारे में दोबारा सोचूंगा। तभी उन सभी को उनका सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपने फर्स्ट मेन क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और आपकी अचीवमेंट रैंकिंग गोल्ड टियर की है। आप सभी के रिवॉर्ड्स को जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हम देखते हैं वो सभी एंट्रेंस को पास करके बाहर आ चुके होते हैं। इधर यून बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और बोलता है फाइनली हम लोगों ने कर लिया, हम लोग जिंदा बच चुके हैं। वो सभी से बोलता है तो फिर क्या सभी लोग सही हैं? सभी लोग अपने आसपास के लोगों को देखें कि आखिर वो लोग उनका हालत कैसा है। वो अपने मन में बोलता है तो फिर ऐसा लगता है कि सब कोई सही है, तो फिर मुझे वापस जाना चाहिए और सीएन की मदद करनी चाहिए भागने के लिए। तभी हम देखते हैं यून को जो कि एंटर करने के लिए वो एंट्रेंस की गेट पे आ जाता है, लेकिन वहां पर एक बैरियर लगा होता है जिससे वो पास नहीं कर पाता। वो बोलता है क्या वो सभी हमें रोक रहे हैं अपने प्रीवियस स्टेज में दोबारा वापस जाने से। वो सीएन को आवाज लगाता है सीएन हम लोग फाइनली सेफली तरीके से यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो तुम भी वापस आ जाओ। सीएन उसे देखता है और बोलता है अच्छा ठीक है। हम देखते हैं तभी उतनी देर में उसका ध्यान किसी और तरफ चला जाता है जिसकी वजह से वो मिनाटोर ठीक उसके शरीर पे बहुत तेज का पंच मार देता है, जिसे देखकर यून बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है। तभी हम देखते हैं सीएन को जो कि दीवार के पास जाकर जोर से टकराता है, जिसे देखकर बाकी बाकी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं। बोल रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। इधर ही उन्होंने अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ करना सीएन, हम तुम्हारी सेक्रीफाइस को ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे और इसके लिए मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। और वो रोते हुए भी जीसू से भी माफ़ी मांग रहा होता है। हम देखते हैं जीसू को जो कि अभी भी चुपचाप खड़ी हुई होती है और कोई रिएक्शन नहीं दे रही होती। इधर सीएन अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ में उतना ज्यादा भी अच्छा बंदा नहीं था। अगर ठीक से बोला जाए तो मैं बहुत ही बड़ा सेल्फिश इंसान था जो कि अब तक चेंज नहीं हुआ। तो फिर शायद मुझे इसीलिए अजीब फील हो रहा है क्योंकि होंग्युन ने मुझे थैंक्स बोला, लेकिन मुझे लगता है कि ये उतना भी ज्यादा खराब नहीं है। और एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देता है। तभी हम देखते हैं कि उन मलबों में बहुत बड़ा रिएक्शन होता है और उन्हीं मलबों में से सीएन बाहर निकल के आता है और अपने हाथों को स्ट्रेच करने लगता है। वो बोलता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ में बहुत ही ज्यादा वीक था और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मेरे से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे और केवल जिंदा रहने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा कोल्ड और सेल्फिश बन गया। लेकिन आखिर उसका अंत कैसा हुआ? अगर तुम जीत भी जाते हो तो ये तुम्हारे लिए पूरी तरह पॉइंटलेस है अगर तुम अकेले बचे रहो तो। दोबारा वापस आने के बाद मुझे पता चला कि दूसरे रास्ते को फॉलो करना उतना ज्यादा बेड चॉइस नहीं है। तो फिर चलो यहाँ पर अब कोई ऑब्जर्वर्स नहीं है जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और वो उस मिनाटोर से बोलता है तो फिर चलो अब अपना रियल फाइट स्टार्ट करते हैं भैंस की शक्ल वाले। तभी हमें सीएन की सिस्टम विंडो पे उसके प्रोफाइल को दिखाया जाता है जहाँ उसका टाइटल सेकंड प्ले थ्रू प्लेयर होता है, ट्रेट उसका होता है सिंगल प्लेयर और उसका स्ट्रेंथ 17 प्लस 10, एजिलिटी 26, मैजिक 3, हेल्थ 100 और एबिलिटी नन होती है। सीएन उससे बोलता है क्या कि तुम इतना सरप्राइज क्यों हो? तभी उसे सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपने हेल्थ को 94% से 94 पॉइंट से इंक्रीज कर लिया है। वो बोलते हैं हालांकि ये बहुत ही ज्यादा अजीब होगा मेरे जैसे इंसान का इस लेवल पे इतने डिफिकल्ट लेवल पे सरवाइव करना। और ये पूरी तरह श्योर हो उसके स्टेट एफ रैंक के पूरी तरह मैक्स आउट हो चुके हैं, एफ रैंक पे पूरी तरह मैक्स आउट हो चुके हैं। वो बोलता है कि सेंटिनल्स को इस तरीके से सेट किया गया है जिससे कि उन सबको एक सिंगल प्लेयर कभी भी डिफीट नहीं कर सकता। और मैं अपने पास्ट लाइफ में इसे भिड़ने से जितना हो सके उतना अवॉइड करता था और जब मुझे इनमें से एक से लड़ना पड़ा तो मैंने उस हर चीज को यूज किया जो कि इसे डिफीट करने के लिए नेसेसरी था और मुझे दूसरों की जिंदगी के बारे में कोई परवाह नहीं थी जब तक कि मैं सर्वाइव कर पा रहा था। लेकिन इस बार मैं सब कुछ वैसे नहीं होने देने वाला हूँ। हम देखते हैं सीएन को जो कि
कि गुस्सा होते हुए उस मिनाटोर पे अटैक कर देता है और जाके उसका हॉर्न्स को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। तभी हम देखते हैं कि उसे नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपने स्ट्रेंथ को 83 पॉइंट से इंक्रीज कर लिया है अपने पॉइंट्स को एक्सचेंज करके, और आप अपने स्ट्रेंथ के मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुके हैं। अब आप अपने स्ट्रेंथ पे अपने पॉइंट्स को स्पेंड नहीं कर सकते हैं। सीएन बोलता है तो फिर अब ये पूरी तरह बैलेंस हो चुका है क्योंकि उस मिनाटोर का भी स्ट्रेंथ 100 था और सीएन का भी अभी स्ट्रेंथ 100 हो चुका है, तो ये इक्वल इक्वल बात हुई। तभी हम देखते हैं सीएन हॉब गॉब्लिन का ग्रीडल इक्विप कर लेता है जिससे कि उसके स्ट्रेंथ के 10 प्लस हो जाते हैं। सीएन उससे बोलता है चलो अब देखते हैं, तुमने मुझे दीवार पे हिट किया था ना। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथ के ग्रिप को और भी ज्यादा टाइट करते हुए उसके हॉर्न को तोड़ डालता है और बोलता है कि आखिर इसके बारे में क्या मजा आ गया तुम्हें, तुम चाहे जितना भी ज्यादा स्ट्रगल कर दो मैं फिर भी तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। वो बोलता है कि मैं अपने पास में ऐसा कुछ करने का बिल्कुल काबिल नहीं था। वो बोलता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा स्वार्थी प्लेयर हुआ करता था और नॉर्मल प्लेयर्स और टैलेंटेड प्लेयर्स के बीच केवल अकेला खेला करता था, बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह। और ऐसा कुछ करना उस तरीके के इंसान के लिए पूरी पूरी तरह इम्पॉसिबल है। लेकिन इस बार अब मेरे पास वो हर चीज है जो कि मुझे चाहिए। हम देखते हैं कि उड़कर एक अपना किक उसके ऊपर लैंड कर देता है और बोलता है अपने मन में ऐसा लगता है कि अब मैं एक हीरो हूँ। और इतने में उसने उस मोइनाटोर का खेल खत्म कर दिया होता है। तभी उसे सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपने फर्स्ट मेन क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और क्वेस्ट कंप्लीट का रैंक प्लेटिनम टीयर है जो कि गोल्ड से ऊपर आता है। और आप सभी ने तो पबजी खेला ही होगा जिसमें आप लोगों को मालूम होगा टीयर के बारे में। पहले आता है ब्रॉन्ज, दूसरे पे सिल्वर, तीसरे पे गोल्ड और चौथे पे प्लेटिनम, और उसके बाद का तो मालूम ही होगा। उसे बताया जाता है कि आपका रिवॉर्ड जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सीएन बोलता है मैंने उन सबके भागने में मदद की और एक चारे के रूप में अच्छा काम किया। उस हिडन बॉस और इस सेंटिनल को मारने से मुझे केवल प्लेटिनम रैंक ही मिला। मुझे मालूम है कि प्लेटिनम हाईएस्ट रैंक है लेकिन ये अभी भी डिसअपॉइंटिंग है। मुझे आश्चर्य है कि आखिर रिवॉर्ड्स क्या होंगे। एक वेपन अच्छा होगा क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है यूज करने के लिए, या फिर शायद कोई यूजफुल एबिलिटीज। चलो छोड़ो, कुछ भी मेरे लिए सही होगा, केवल खाने वाली चीजें और एक्सपीरियंस पॉइंट को छोड़ के। तभी हम देखते हैं कि वो एंट्रेंस गेट से बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं कि जीसू वहीं पर अभी एंट्रेंस गेट पे बैठी हुई होती है, जिसे देखकर सीएन उससे बोलता है कि जीशु आखिर तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे लगा था कि तुम दूसरे लोगों को फॉलो करोगे। ओह, तो क्या तुम्हें मेरे बारे में चिंता थी? जीशु अपना सिस्टम विंडो ओपन करते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब से हमने पार्टी फॉर्म की है कि तब से मैं तुम्हारे हेल्थ को मॉनिटर कर रही हूँ और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। और जब तुम्हें उस मिनटोर से हिट लगा था तब भी तुम्हारे हेल्थ में कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो मैंने फिगर आउट कर लिया कि तुम बस केवल नाटक कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी के सामने शो ऑफ करना पसंद नहीं है। सीएन बोलता है वेल तुमने सही कहा। वो उससे पूछती है कि तो फिर क्या तुमने मिनाटोर को डिफीट कर लिया, तो फिर आखिर तुमने कौन सी रैंकिंग रिसीव की? सीएन बोलता है प्लेटिनम। जीसू बोलती है वाओ, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। सीएन उससे बोलता है कि आखिर तुमने कौन सा रैंक अचीव किया? वो बोलती है कि मुझे गोल्ड मिला। वो बोलता है गोल्ड भी बहुत ही अच्छा है। जीसू बोलती है ऐसा है क्या? गोल्ड रैंक को हाईएस्ट टीयर के तौर पे कंसीडर किया जाता है लेकिन प्लेटिनम एक अलग ही लेवल पे होता है। और मैं बता दूं इसमें भी रैंकिंग सिस्टम सेम है हमारे पबजी की तरफ। पहले आता है ब्रॉन्ज, सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम। तभी हम देखते हैं सीएन का नोटिफिकेशन विंडो पॉपअप होता है। उसमें लिखा होता है कि आपके रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। आपको नए अचीवमेंट्स मिले हैं जैसे कि आपने सेंटिनल को डिफीट किया, आपने हिडन बॉस को डिफीट किया और सेल्फ सेक्रीफाइस। सीएन अपने मन में बोलता है सेल्फ सेक्रीफाइस आखिर ये क्या है, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। तभी वो सेकंड विंडो स्वाइप करता है। उसमें लिखा होता है कि आपने एडेप्टिव और कैलकम रिवॉर्ड गेन किया है और आपने फाइनल और अपग्रेडेबल की एबिलिटी हासिल की है और आपने जनरेशन की भी एबिलिटी हासिल की है, साथ ही साथ 1000 पॉइंट भी। सीएन अपने सभी रिवॉर्ड्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स है और ये एडेप्टिव और कैलकम, वाओ। लेकिन फिर से आखिर ये है क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने मुझे 2 अपग्रेडेबल एबिलिटीज दी है जिससे पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये बोनस होगा उन मॉन्स्टर को हंट करने का। मुझे लगता है कि एक सेंटिनल को डिफीट करने वाला मैं इस दुनिया में पहला हूँ। चलो फिर भी ये एबिलिटीज ठीक है लेकिन ये उतनी सेलेस्टियल स्लेयर जितनी अच्छी नहीं है। तभी जीसू से बोलती है तो फिर सीएन क्या तुमने अपने सभी रिवॉर्ड्स को चेक कर लिया और क्या तुमने सेकंड मेन क्वेस्ट के बारे में मैसेज देखा? वो बोलता है कि अरे हाँ, ये अभी अभी मुझे आया। हमें सेकंड क्वेस्ट दिखाया जाता है जिसपे लिखा जाता है जर्नी टुवर्ड्स द वर्ल्ड टावर। मैं इसमें लोम लेम नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा है बोलने में, लेकिन भाई लोग फिर भी बोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। इस क्वेस्ट में बताया जाता है कि आप अपना फर्स्ट क्वेस्ट कंप्लीट करते ही अपना पहला कदम ले लिया है। अब आपको उन सभी मॉन्स्टर्स और बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा जो कि लोम वर्ल्ड को पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसका डिफिकल्टी लेवल सी है और टाइम लिमिट 14 डेज है। सीएन अपने मन में बोलता है ये तो सेम वैसा एक क्वेस्ट है जो कि मेरे प्रीवियस
प्ले थ्रू में था। तभी सीएन जीसू से बोलता है तो फिर क्या सभी लोग लूम वर्ल्ड टावर की तरफ जा रहे हैं? वो बोलते हैं कि हाँ। सीएन बोलता है तो फिर आगे तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? अगर तुम्हारा प्लान था मेरा इंतजार करने का तो तुम वहां पे जाकर मेरा इंतजार कर सकती थी। जीसू बोलते हैं कि मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है और उससे भी ज्यादा वो इंसान, वो डोंगवान पार्क, वो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाता है। सीएन बोलता है क्या गुस्सा, आखिर वो क्यों? वो बोलती है वो बहुत ही ज्यादा चालू इंसान है। सीएन बोलता है क्या चालू? वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसने पहले ही उसके बारे में फिगर आउट कर लिया? इसे मैं जितनी बार देखते जा रहा हूँ इसका टैलेंट और भी ज्यादा इंप्रेसिव होते जा रहा है। ये मानते हुए कि उसके पास सेलेस्टियल स्लेयर भी है। यदि वे अपनी पिछली लाइफ में जल्दी नहीं मरती तो वो एक बहुत ही बड़ी फेमस प्लेयर होती, या तो एक फेमस हीरो या फिर एक फेमस विलन के रूप में। जीसू उससे पूछती है तो क्या हमें भी सीधे एकदम लूम टावर की तरफ चलना चाहिए? और भाई लोग कोई मत बोलना कि तुम गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, मुझे जो सही लग रहा है मैं वैसे ही बोल दे रहा हूँ। सीएन बोलता है नहीं, हमें कुछ देर रुक के चलना चाहिए क्योंकि इसका टाइम लिमिट 2 वीक्स है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जीसू सभी मामले में सबसे अलग रही होगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर दिखाई नहीं दे रहा। तभी वो जीसू से बोलता है हे जीसू, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या तुम एक चूजन अवतार बन चुकी हो? वो बोलती है कि नहीं, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर गॉड्स ने रिक्वेस्ट भेजा होता तो उन्हें अवतार बनने के लिए फायदे भी बताए होते हैं, लेकिन छोड़ो, मुझे तो अभी के लिए डेडी प्रिटेंड करना चाहिए। जीसू बोलती है कि मैं ऐसे किसी को सर्व नहीं कर सकती जिसे मैं कभी देख नहीं सकती। और ये अवतार ने इसे सुनकर ही मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। सीएन बोलता है ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। वो अपने मन में सोचता है कि सच में उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा शांत है, लेकिन ये बताना थोड़ा कठिन है कि वो सेलेस्टियल स्लेयर का इफेक्ट है, क्योंकि वो मैडनेस का कोई भी साइन शो नहीं कर रही है। यहाँ तक कि ब्लड डीमन भी कम्प्लीटली उस सेलेस्टियल स्लेयर के पागलपन से छुटकारा नहीं पा पाया था। जीसी बोलती है क्या ये फिर से? तभी सीएन बोलता है तो आखिर तुम्हें अब तक कितने रिक्वेस्ट आ चुके हैं? वो बोलती है कि शायद मुझे लगभग कुल मिलाकर 12 अभी तक रिक्वेस्ट आ चुके हैं। वो बोलता है वाह, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। सीएन अपने मन में बोलता है चलो, ऐसा लगता है कि वो मेरे सारे एफर्ट्स के काबिल है और साथ ही साथ वो मेरी एक पार्टी की मेंबर भी है। तो फिर अगर हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं अब उसे ट्रेन करूंगा जिससे कि वो किसी भी गॉड का अवतार ना बन सके। और वो जो पहली एबिलिटी वो सीखेगी वो होगा एक स्पेशलाइज्ड किलिंग टेक्निक, जो कि केवल सेलेस्टियल स्लेयर यूजर ही मास्टर कर सकता है। वो है क्रिम्सन असुरा। और इसकी इतना बोलते हैं हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना भूलना मत, बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।